हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सूजल ने मयूरी को हर सच से वाकिफ कर दिया था, पर जब उसने आहान के बारे में पूछा तो उसने उसे कहा कि वो उसे इस बारे में नहीं बता सकती। उसके बारे में उसे खुद ही याद करना होगा। फिर वो सब लोग सूजल के अपार्टमेंट के लिए निकल गए। रास्ते भर मयूरी ने किसी से भी ज़्यादा बात नहीं की, बस आहान के कंधे पर सिर रखकर बैठी रही। इस वक्त कार में बस सुदेश के ही बोलने की आवाज़ आ रही थी। वो सूजल से कह रहा था, सूजल ये खीर ट्राई करो, बहुत टेस्टी है। या फिर ये पेस्ट्री भी ट्राई कर सकती हो, तुम्हें पेस्ट्री पसंद है ना। उसे इतना बोलता देखकर सूजल ने उसे चुप करने के लिए उसके मुंह पर हाथ रख दिया, क्योंकि सुदेश के इतना बोलने से मयूरी जग सकती थी, जो अभी अभी आहान के कंधे पर सिर रखकर सो गई थी। सूजल ने उसे धीरे से कहा, सुदेश चुप रहो, आवाज़ मत करो। सुदेश ने उसका हाथ हटाया और धीरे से उससे कहा, पहले तुम इसमें से कुछ खा लो, उसके बाद मैं पक्का चुप हो जाऊंगा। सूजल ने तुरंत उसके पास से खीर का बाउल लिया और पी गई, पर उसने अपनी खीर पूरी खत्म नहीं की थी, इसलिए सुदेश ने उसकी बची हुई खीर खुद पी ली। ये देख सूजल हैरान रह गई। जल्दी ही सूजल और बाकी लोग उसके अपार्टमेंट में पहुंच गए थे। सूजल जल्दी से अपने अपार्टमेंट के अंदर गई और वहां जाकर वो पुश्तैनी मोहर ढूंढने लगी। कुछ ही देर में फाइनली उसे वो मोहर मिल गई थी और वो तुरंत बाहर आ गई। फिर वो सब लोग उत्तराखंड जाने के लिए निकल गए। इस बार आहान ने वर्धन से कहकर एक प्राइवेट चार्टर प्लेन मंगवा लिया था। प्लेन में जाते वक्त मयूरी चारों तरफ देखते हुए बोली, आहान आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आपके पास अपना प्राइवेट चार्टर प्लेन भी है। सच में ये कितना ज़्यादा अच्छा है, मज़ा आ गया। आहान आप तो कमाल है। उसकी बात सुनकर आहान मन ही मन खुश हो गया और स्माइल करने लगा। वो ये बात जानता था कि मयूरी को बहुत सारे पैसे कमाने थे, पर अब वो त्रिपाठी फैमिली की राजकुमारी थी और वहाँ की होने वाली हेड भी। अब तो वो भी उसकी तरह ही बहुत अमीर थी। अब वो भी बहुत सारी दौलत और शोहरत की मालकिन थी। आहान ने उसे छेड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे फालतू का शो ऑफ करना पसंद नहीं है, और ना ही सबसे ये कहना कि मैं कितना अमीर हूँ। पर अब तो तुम्हारे पास भी बहुत सारा पैसा है। वैसे जहाँ तक प्राइवेट चार्टर प्लेन का सवाल है, तो मैं तुम्हें बता दूँ कि हमारी शादी में भी बहुत सारे चॉपर्स गेस्ट का वेलकम करने के लिए और उन पर फूलों की बारिश करने के लिए रखे गए थे। ओह हाँ, तुम्हें ये सब कैसे पता होगा, तुम तो वहाँ मुझे मंडप पर अकेले छोड़कर जो चली गई थी। उसकी बात सुन मयूरी हैरान होकर उसे देखने लगी। वो नहीं चाहती थी कि आहान उसे फिर से उस दिन के लिए डांट लगाए या उसे कुछ भी कहे, इसलिए उसने तुरंत आहान के गले लगते हुए कहा, आहान अब तो हमारी शादी हो गई है और अब मैं आपकी वाइफ हूँ और आप मेरे हस्बैंड। अब उन सब बातों को याद करने का क्या ही फ़ायदा। उस दिन चाहे जो हुआ हो, पर बाद में हमारी शादी ही तो हो ही गई थी और मैंने वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिया था। समझ आई कि रिपीट करूं। उसकी बात सुन आहान ने मयूरी से नाराज़ होते हुए कहा, मुझे पता है तुमने बाद में भी मुझसे शादी इसलिए नहीं की क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो, बल्कि तुमने मेरे साथ वो शादी सिर्फ बा के कहने पर की थी। मयूरी प्यार से उसे मनाते हुए बोली, आहान अब वो सब बातें जाने भी दीजिए। आप जानते हैं मैं आपके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती, और वैसे भी ये लड़ाई झगड़ा करने का सही वक्त नहीं है, क्योंकि अभी हमारे सामने एक बहुत ही चालाक और घटिया दुश्मन है जिसे हमें मिलकर हराना है। ये सुन आहान ने स्माइल करते हुए कहा, तो क्या तुम अभी भी मेरे अलावा किसी दूसरे स्मार्ट और हैंडसम लड़के को इम्प्रेस करना चाहती हो। मयूरी तुरंत बोली, नहीं बिल्कुल नहीं। मुझे ऑलरेडी एक हैंडसम लड़का नहीं संभल रहा, मैं औरों को क्या संभालूंगी। आपको पता है आप कितना जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और पुरानी बातों को निकाल निकाल कर लड़ाई करने लगते हैं। आपके अलावा अगर मैं किसी और हैंडसम लड़के को ले आई तो मेरी तो जान ही हलक में आ जाएगी। पर इससे पहले आहान आगे कुछ कहता, वहाँ सुदेश के जोर जोर से हंसने की आवाज़ आने लगी। वो आहान और मयूरी की उस मीठी सी नोक झोंक का पूरा मजा ले रहा था। सूजल उसे चुप करवाना चाहती थी, पर वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर कुछ देर बाद वो अपने मन में बोला, चलो मेरी सूजल तो अच्छे दिल की है, वैसे ही मयूरी भी बुरी नहीं है। इतना सोचकर वो सूजल की तरफ देखने लगा। वो प्रेग्नेंट थी, इसलिए सुदेश उसका पूरा ध्यान रख रहा था। हालांकि अब वो पहले से बेटर थी। सूजल अपनी सीट पर बैठी हुई थी और उसके हाथ में वही क्लाइडोस्कोप था जो वो अपने अपार्टमेंट से बाहर लेकर आई थी। ये बात किसी को नहीं पता थी कि उस क्लाइडोस्कोप में ही त्रिपाठी फैमिली की वो पुश्तैनी मोहर होगी। सूजल ने उस क्लाइडोस्कोप को एक खिलौने के जैसे ही अपने बेड के सिरहाने की तरफ रखा हुआ था, ताकि किसी को भी उस पर डाउट ना हो। ये बात सोचकर सुदेश भी अपने मन में यही सोच रहा था कि सूजल कितनी ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट थी,
पर सुदेश सुजल को फिर से अपने साथ वापस ले जाना चाहता था। तभी सुजल को फील हुआ कि सुदेश उसी को लगातार काफी टाइम से देख रहा था। ये देख सुजल उससे बोली, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? सुदेश बोला, तुम त्रिपाठी फैमिली की उस पुश्तैनी मोहर को ऐसे ही अपने बेड पर कैसे रख सकती हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि कोई उसे ले जाएगा? नहीं, क्योंकि अगर कोई मेरे घर में इस मोहर को ढूंढने के लिए आता तो मेरे घर की अलमारी से लेकर दीवारों को भी खोद खोद कर देख सकता था, पर किसी को भी इस बात पर शक नहीं होता कि वो पुश्तैनी मोहर इस क्लाइडोस्कोप में होगी। उसकी बात सुन सुदेश उसे देखता रह गया। उसे अपनी तरफ देखता हुआ देख सुजल बोली, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तब सुदेश बोला, क्योंकि तुम्हारा चेहरा इतना खूबसूरत है कि मेरी नज़र इस पर से हटती ही नहीं है। उसकी बात सुन सुजल को याद आया कि जब भी वो और मयूरी कहीं साथ में जाते थे तो सब मयूरी के चेहरे और उसकी खूबसूरती की भी ऐसे ही तारीफ करते थे, पर सुजल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई कभी उसकी भी तारीफ करेगा और उसे ऐसे स्पेशल फील करवाएगा। एक तरफ सुजल और सुदेश अपनी बातों में बिजी थे तो दूसरी तरफ अहान और मयूरी। अहान भी मयूरी को हंसाने के लिए उसे थोड़ा थोड़ा परेशान कर रहा था। कुछ ही देर में वो लोग उत्तराखंड के एयरपोर्ट पर लैंड कर गए थे। सबसे पहले सुजल प्लेन से बाहर आई और फिर बॉडीगार्ड के साथ वो मयूरी और बाकी सबको आगे ले जाने वाली कार्स को चेक करने लगी ताकि मयूरी की जान को फिर से कोई खतरा ना हो। सुजल के प्लेन से उतरते ही सुदेश मयूरी के पास जाकर बोला, हमारी फैमिली के रूल्स के अकॉर्डिंग मैं त्रिपाठी फैमिली के किसी भी मैटर में इंटरफियर नहीं कर सकता, पर मैं सुजल से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे हर हाल में सुजल चाहिए। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप उसे छोड़ने के बदले मुझसे क्या चाहती हैं। आपकी जो भी शर्त है वो आप मुझे बता सकती हैं। उसकी बात सुन अहान और मयूरी सुदेश को हैरान होकर देखने लगे। उन्होंने ये बात सुनी तो थी कि डेविल उस लड़की से प्यार करता है जिसके साथ वो उस शिप पर था, पर तब वो लोग इस बारे में कंफर्म नहीं थे और अहान और मयूरी ये बात भी जानते थे कि सुदेश ऐसे ही विक्रांत का ट्रीटमेंट करने के लिए रेडी नहीं हो गया था। उसके दिल में सुजल के लिए फीलिंग्स थी, इसलिए वो ये सब कर रहा था और इसलिए वो उसके साथ यहाँ इतनी दूर तक भी आया था। उसकी बात सुन मयूरी बोली, मुझे अपने पास्ट की सारी बातें याद नहीं है। मैंने आज तक सुजल को कभी अपना सीक्रेट गार्ड नहीं माना, बल्कि मैंने उसे हमेशा अपनी दोस्त, अपनी बहन और अपनी फैमिली के जैसे ही ट्रीट किया था। अगर सुजल आपको पसंद करती है और आपके साथ जाना चाहती है तो मैं उसे कभी नहीं रोकूंगी, पर अगर वो आपको पसंद नहीं करती है और आप उसके साथ किसी भी तरह की कोई ज़बरदस्ती करते हैं तो मैं आपको ज़रूर रोकूंगी। सुदेश को ऐसे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। सुजल हमेशा से उसके साथ रही थी, वो उसकी सीक्रेट गार्ड तो थी ही, पर उसे त्रिपाठी फैमिली के बारे में भी सब कुछ पता था। उसकी बात सुनकर ऐसे लग रहा था जैसे उसे न तो अपनी जान की परवाह थी और ना ही उसे त्रिपाठी फैमिली के मैटर्स को सुलझाने के लिए सुजल की ज़रूरत थी। पर असल में ऐसा नहीं था, क्योंकि मयूरी त्रिपाठी फैमिली की होने वाली हेड थी और उसे फ्यूचर में भी सुजल की बहुत ज़रूरत थी, पर वो कभी भी उसकी खुशियों के बीच नहीं आना चाहती थी। सुदेश को लगता था कि मयूरी सुजल को छोड़ने के बदले जरूर उसके सामने कोई बहुत बड़ी शर्त रखेगी, पर उसने तो ऐसा कुछ नहीं किया। उसे सच में सिर्फ सुजल की ही परवाह थी। उसकी बात सुन सुदेश बोला, एक बार आप फिर से इस बारे में सोच लें, कहीं बाद में सुजल को मेरे साथ जाता देखकर आपको अपनी बात पर पछतावा ना हो। अगर आप चाहें तो मैं आपकी कोई भी एक शर्त पूरी करने को तैयार हूँ। सुदेश कोई आम इंसान नहीं था, वो किंग ऑफ मेडिसिन और डेविल था। बहुत से लोग उसके एक वादे के लिए अपनी सारी दौलत लुटाने को तैयार थे, पर वो तो खुद मयूरी को उसकी कोई भी एक शर्त पूरी करने को कह रहा था। उसे इस तरह अपनी बात पर अड़ा हुआ देखकर मयूरी बोली, सुजल एक इंसान है, कोई शर्तों को पूरा करने की चीज़ नहीं। सुदेश, आपने विक्रांत की जान बचाई, उसके लिए मैं हमेशा आपकी थैंकफुल रहूंगी, पर मैं फिर भी आपको एक बात याद दिलाना चाहती हूँ, मेरे लिए सुजल कोई एक्सचेंज ऑफर की आइटम नहीं है। अगर आपकी ये बात सुजल के कानों में भी पड़ गई तो वो आपका सिर फोड़ देगी। उसकी बात सुन सुदेश ने तुरंत बाहर की तरफ घबरा कर देखा कि कहीं वहाँ सुजल तो नहीं आ गई, पर जब उसने देखा कि वो उससे काफ़ी दूर खड़ी थी तब जाकर उसने कहीं चैन की सांस ली। वैसे उसके लिए भी सुजल कोई शर्तों की पूरी करने की चीज़ नहीं थी, पर वो अपनी सुजल को मयूरी के और त्रिपाठी फैमिली के इस बंधन से आज़ाद करवाना चाहता था। उसके मन में सुजल के लिए केयर और प्यार अहान और मयूरी भी देख सकते थे, पर पता नहीं क्यों ये बात सिर्फ सुजल को ही समझ नहीं आ रही थी। तभी मयूरी फिर बोली, वैसे मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहती हूँ, मेरे उसे छोड़ने या ना छोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बात पता होनी चाहिए कि वो मुझे छोड़कर आपके साथ जाएगी या नहीं। मयूरी ने जैसे ही अपनी बात पूरी की, सुजल भी वहाँ वापस आ गई, पर उन लोगों के चेहरे देखकर उसे समझ आ गया कि वहाँ कुछ तो हुआ है। तभी उसने सुदेश से कहा, सुदेश अब तुमने क्या कर दिया? उसे चुप खड़ा देख वो फिर बोली,
अब कुछ बोलोगे भी या बस मुझे ऐसे ही देखते रहोगे? सुदेश तुरंत उसके करीब गया और अपने रुमाल से उसके चेहरे का पसीना साफ करने लगा और फिर बोला, कितना बेकार मौसम है, एटलीस्ट थोड़ी हवा तो चलनी चाहिए। इतनी धूप की वजह से तुम्हें कितना पसीना आ गया है। चलो पहले बैठकर थोड़ा पानी पी लो, उसके बाद कुछ करना। उसकी बात सुन सूजल नाराज होते हुए बोली, सुदेश हम यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आए हैं और इतने सीरियस मैटर में तुम मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी अभी विक्रांत का ऑपरेशन हुआ है, अगर तुम वापस जाकर उसका ध्यान रखोगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। सुदेश तुरंत बोला, तुम जब देखो मुझे खुद से दूर करने में ही लगी रहती हो। अगर तुम मेरे साथ नहीं तो मुझे विक्रांत की जान की भी कोई परवाह नहीं। सुदेश को उसके प्रेग्नेंट होने की वजह से उसकी इतनी फिक्र हो रही थी। वो ये बात जानता था कि सुजल बहुत ज़िद्दी है और वो मयूरी को प्रोटेक्ट करने की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी पीछे नहीं हटेगी और ना ही कभी उससे दूर जाएगी। अगर सुजल को ये पता लग जाती कि वो प्रेग्नेंट है तो वो तुरंत अबॉर्शन करवा लेती और सुदेश से भी दूर हो जाती। इसलिए सुदेश ने खुद को रिलैक्स किया और डिसाइड किया कि वो उसे छोड़कर नहीं जाएगा। फिर वो सुजल का हाथ पकड़कर एयरपोर्ट के बाहर जाने लगा। कार के पास पहुंचकर जैसे ही उसने सुजल के लिए कार का दरवाज़ा खोला तो वो बोली, पहले मयूरी को आने दो। उसकी बात सुन सुदेश कुछ कहता उससे पहले ही वहां पीछे से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आई। ओह माय गॉड, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। इतना हैंडसम लड़का मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही। मयूरी और आहान की बात सुनकर माही खुद उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट पर आई थी, पर जैसे ही उसने सुदेश को वहां देखा तो खुद को रोक नहीं पाई और एक्साइटेड होकर चिल्ला पड़ी। सुदेश दिखने में काफ़ी हैंडसम और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाला आदमी था, हालांकि वो फिर भी आहान से थोड़ा पीछे ही था। वहीं माही हाई हील्स पहनकर भागती हुई उनकी तरफ आ रही थी और कहते जा रही थी, मुझे तो सच में अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। कोई लड़का इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? मयूरी देखो, ये भी सिर्फ मुझे ही देख रहा है। ओह माय गॉड, कहीं मेरा दिल निकल कर बाहर ही ना आ जाए। वहीं सुदेश माही की बात सुनकर उसे अजीब तरह से देख रहा था, जो अचानक ही उसके सामने कहीं से प्रकट हो गई थी। उसने अपने मन में सोचा, आई थिंक ये मयूरी की कोई दोस्त है। अगर उसकी जगह कोई और इस वक्त होता तो तुरंत मैं इसे इसकी टॉर्चर करने वाली आवाज़ के लिए जहर दे देता। सुदेश को शांति से रहना पसंद था, इसलिए वो इस आइलैंड पर अकेले रहता था। वो मयूरी की भी इतनी बातें सिर्फ इसलिए सुनता था क्योंकि वो सुजल की दोस्त थी और सुजल उसके लिए अपनी जान भी देने को तैयार थी, वरना डेविल ने भला आज तक कहाँ किसी के बारे में सोचा था। तभी माही सुदेश के पास आकर बोली, सॉरी टू डिस्टर्ब यू हैंडसम, पर क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? वैसे भी मैं कोई बुरी इंसान नहीं हूँ। वो तो बस जब मैंने आपको देखा तो मैं आपकी तारीफ करे बिना नहीं रह सकी। हाँ, अगर आप मुझे अपना नाम नहीं बताना चाहते तो अपना नंबर भी दे सकते हैं। उसे इस तरह की बातें करते हुए देख मयूरी तुरंत उसके पास गई और उसके मुंह को बंद करते हुए बोली, माही, ये मिस्टर सुदेश है। तुमने किंग ऑफ मेडिसिन का नाम तो सुना ही होगा, या फिर डेविल का नाम। फिर वो धीरे से माही के कान में बोली, चाहे तुमने इनका नाम ना भी सुना हो पर तुम्हें इसके कान नाम का मतलब तो समझ आ ही गया होगा, इसलिए अपने शब्दों को थोड़ा ध्यान से यूज़ करो। माही भी उसकी बात समझ गई और हाँ में अपना सिर हिलाने लगी, पर अगले ही पल वो फिर चिल्लाई, ओ मयूरी, तुम सच में कमाल हो। अपने हेल्प करने के लिए तुम खुद यहाँ डेविल को ले आई। मुझे सच में अब बहुत बुरा लग रहा है कि आहा ने तुम्हें मुझसे छीन लिया और तुमसे शादी कर ली। क्यों ना तुम उसे छोड़कर मेरे साथ भाग चलो। उसकी बात सुन मयूरी एक बार के लिए दंग रह गई और आहान उसे घूर कर देखने लगा, पर तभी मयूरी तुरंत बोली, माही, मुझे लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही मेरी तारीफ कर रही हो। मिस्टर सुदेश को यहाँ लाने वाली मैं नहीं बल्कि सूजल है। समझ आई कि रिपीट करो? कहते हुए उसने माही को सूजल से इंट्रोड्यूस करवाया। सूजल भले ही माही से पहले कभी नहीं मिली थी, पर मयूरी ने उसके बारे में पहले ही सूजल को कई बार बता दिया था। वैसे भी सूजल पहले से भी ये बात जानती थी कि उसकी फैमिली की तरह ही माही की फैमिली भी त्रिपाठी फैमिली को प्रोटेक्ट करने वाली फैमिलीज़ में से एक है। सूजल ने कभी नहीं सोचा था कि माही दिखने में इतनी खूबसूरत होगी। उसकी खूबसूरती देखकर और उसे सुदेश की इतनी तारीफ करते हुए देखकर ना जाने क्यों उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो माही को कुछ नहीं बोली, बस उसे देखकर स्माइल करने लगी। मयूरी से दोस्ती होने के बाद माही भी उसके मुंह से काफ़ी बार सुजल का नाम सुन चुकी थी। जिस इंसान को अब तक सब मरा हुआ समझने लगे थे, उसे अपने सामने एकदम ठीक देख माही ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और कहा, तुम्हें ठीक देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सुजल को किसी का भी उसके गले लगना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर जब उसने माही के शब्द सुने तो वह उसे कुछ नहीं बोल पाई।
तभी ना जाने क्यों उसे ऐसा लगा जैसे उसका माही से कोई कनेक्शन है, पर वो तो उसे ठीक से जानती भी नहीं थी। उसे इस तरह हैरान देखकर माही तुरंत बोली, शायद तुम मुझे भूल चुकी हो, पर मुझे तुम अच्छे से याद हो। जब हम छोटे थे तो मैं अपनी फैमिली के साथ तुम्हारे पड़ोस में ही रहती थी। उस वक्त मुझे तुम्हें अपने छोटे भाई के साथ देखकर बहुत जलन होती थी। पर सुजल उसे कुछ कहती उससे पहले ही सुदेश बोला, इसका मतलब तुम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानती हो। सुदेश ने आइलैंड पर बस एक बार सुजल से उसके भाई के बारे में सुना था, पर वो उसके अलावा उसकी फैमिली के बारे में और कुछ नहीं जानता था। इसलिए उसने सोचा कि अगर माही से उसे सुजल के बचपन के बारे में कुछ भी पता चल सकता है तो उसे माही को अपना नंबर देने में कोई बुराई नहीं है। इसलिए वो आगे बढ़कर माही से बात करने लगा और उसने अपने नंबर भी एक्सचेंज कर लिया। पर उसे ऐसे करता देख सुजल को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपने मन में कहा, लगता है ये भी बाकी मर्दों की तरह खूबसूरत लड़की को देखते ही फिसल गया। सुदेश को माही से बात करते देख सुजल को खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतनी जेलसी क्यों हो रही थी। वो चुपचाप बस कार में बैठी रही। तभी उसे कार के बाहर से आहान की असिस्टेंट रिया की आवाज़ आई, बॉस, मुझे अभी अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि संकेत यहीं एयरपोर्ट के बाहर खड़ा है। उसने अपने आदमियों से कहलवाया है कि वो स्पेशली आपको ही रिसीव करने के लिए यहाँ आया है। उसकी बात सुनकर सुजल की नज़र अनजाने में ही कार की खिड़की के बाहर दूर से आते हुए एक आदमी पर पड़ी जो उनकी ही तरफ आ रहा था। उससे पहले कि वो उस आदमी को ध्यान से देख पाती तभी माही परेशान होते हुए बोली, इस संकेत पर बिल्कुल यकीन मत करना, ये तो खुद नरेंद्र त्रिपाठी के लिए काम करता है। दरअसल मयूरी ने माही को नरेंद्र की सभी करतूतों के बारे में पहले ही फ़ोन पर बता दिया था। माही को जब ये बात पता लगी कि नरेंद्र ने अपने भाई सुमित को जान से मारने के बाद उसकी जगह ले ली थी तो उसे बहुत गुस्सा आया था। माही ने पहले ही अपने आदमियों को भिजवाकर त्रिपाठी फैमिली के हालातों के बारे में पता लगवा लिया था। नरेंद्र बीमारी का बहाना बनाकर पिछले कुछ दिनों से किसी से भी नहीं मिल रहा था और संकेत ही उसकी एब्सेंस में सारा काम संभाल रहा था। माही को ये बात भी पता लगी थी कि नरेंद्र बस हर तरफ से पैसे इकट्ठे करने में ही लगा हुआ था। इसी वजह से त्रिपाठी कॉरपोरेशन की हालत भी ठीक नहीं है। शायद माही की कंपनी को इस बारे में पहले ही पता लग गया था, इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी को त्रिपाठी कॉरपोरेशन से अलग करने का फैसला ले लिया था। उसके अलावा और भी बहुत से शेयर होल्डर ने त्रिपाठी कॉरपोरेशन को छोड़ दिया था। उस वक्त त्रिपाठी फैमिली को उस प्रॉब्लम से बचाने के लिए संकेत ने ही हेल्प की थी। संकेत हमेशा से ही बप्पा जी के बहुत करीब था। भले ही वो त्रिपाठी फैमिली का खून नहीं था, पर बप्पा जी उस पर बहुत यकीन करते थे और संकेत के नरेंद्र के साथ रहने की वजह से ही दुनिया को इस बात पर यकीन हुआ था कि बप्पा जी अपनी बीमारी की वजह से किसी से नहीं मिल सकते। पर सच ये था कि नरेंद्र ने बप्पा जी को बंद करके रखा हुआ था। माही के गुस्सा होने पर मयूरी ने जल्दी से उसे बताया कि संकेत ने ही उन्हें सुजल को जल्दी से ढूंढने को कहा था, पर माही को अभी भी संकेत पर बिल्कुल यकीन नहीं था। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है ये इंसान बिना किसी की मकसद के तुम्हारे हेल्प क्यों कर रहा होगा? ये भी तो हो सकता है ना कि इसके पीछे भी उस नरेंद्र की ही कोई चाल हो, और क्या पता ये तुम्हारी लड़ाई नरेंद्र से करवाकर खुद त्रिपाठी फैमिली पर राज करना चाहता हो, वरना ये आज तक नरेंद्र की गलत करतूतों पर हमेशा पर्दा क्यों डालता आया है। उसकी बात सुन किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि माही की बात में भी दम था। तभी वहां ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहने संकेत उन्हें अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उसके चेहरे पर अब भी वही खामोशी दिखाई दे रही थी। उसके पीछे बहुत सारे बॉडीगार्ड चल रहे थे। फिर संकेत आहान से कुछ कदम दूर आकर रुक गया। अगले ही पल वो कुछ कदम आगे बढ़ते हुए बोला, जब मिस्टर त्रिपाठी को पता लगा कि आप अपनी वाइफ के साथ यहाँ हमारे शहर आए हैं तो उन्होंने खुद मुझको आपको त्रिपाठी मैंसन लाने को कहा। उसकी बात सुनकर सबके चेहरे पर हैरानी दिखने लगी। यहाँ हैरानी वाली बात यह थी कि नरेंद्र को पहले ही मयूरी और हान के यहाँ आने की खबर लग गई थी, बल्कि हैरानी इस बात की थी कि उसने संकेत को मयूरी और बाकी सबको त्रिपाठी मैंसन लाने के लिए खुद भेजा था। हालांकि माही ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाई और बोल पड़ी, मिस्टर त्रिपाठी ने हमें यहाँ लाने के लिए बुलवाया है या मरवाने के लिए? उसकी बात सुन संकेत ने उसे कुछ नहीं कहा, बस कुछ देर उसे देखता रहा। माही ने फिर कहा, वैसे देखा जाए तो इस सवाल का जवाब सब जानते हैं। ये सुन आहान और मयूरी एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें नरेंद्र त्रिपाठी के इरादों के बारे में नहीं पता था, इसलिए वो ऐसे ही उसकी कार में नहीं बैठ सकते थे। आहान ने शांत होकर कहा, मिस्टर संकेत, आपका बहुत बहुत थैंक यू, पर हमारी कार ऑलरेडी यहाँ आ चुकी है और वैसे भी हम सब त्रिपाठी मैंसन ही तो जा रहे हैं, तो कार आपकी हो या हमारी इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। आई होप आप इस बात का बुरा नहीं मानेंगे। इतना कहकर उसने तुरंत अपनी कार का दरवाज़ा खोला और मयूरी को उसमें बिठा दिया। वहीं सुजल ने जब संकेत को करीब से देखा तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ही बदल गए। उसे ऐसे देख मयूरी बोली, क्या हुआ सुजल? सुजल तुरंत उसके करीब जाकर बोली,
मयूरी, मैंने इस लड़के को पहले भी कहीं देखा है। जब भी तुम पहले पप्पा जी से मिलने आती थी तो ये इंसान हमेशा उनके करीब ही खड़ा रहता था। पप्पा जी भी कभी इसे वहाँ से जाने को नहीं कहते थे। वो इस लड़के पर उसी तरह यकीन करते थे जैसे वो तुम पर और मुझ पर करते थे। मयूरी तुरंत सुजल के शब्दों का मतलब समझ गई। देखने में भले ही संकेत बहुत आम इंसान लगता हो, पर पप्पा जी ने इसे खुद अपने हाथों से बड़ा किया था। इसका मतलब साफ था कि संकेत में कोई तो खास बात जरूर थी, पर यह भी पॉसिबल नहीं था कि संकेत को नरेंद्र के गलत काम और इरादों के बारे में ना पता हो। तो फिर वो आज भी नरेंद्र के लिए काम क्यों करता था? और अगर वो उसका वफादार इंसान था तो उसने मयूरी की हेल्प के लिए सुजल को ढूंढने के लिए क्यों कहा था? सच में संकेत किसी पहेली से कम नहीं था। तभी सुजल बोली, मयूरी, तुम इस आदमी के पीछे खड़े बॉडीगार्ड को देख रही हो? ये लोग उसकी सेफ्टी के लिए नहीं बल्कि उस पर नजर रखने के लिए भेजे गए हैं। सुजल की बात सुनकर मयूरी हैरान होकर बाहर देखने लगी। अब जाकर उसे सब समझ आया था। नरेंद्र को संकेत पर जरा भी यकीन नहीं था, इसलिए उसने अपने आदमियों को उस पर नजर रखने के लिए उसके बॉडीगार्ड बनाकर उसके पीछे भेजा था। तभी सुजल ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, मयूरी, एक्चुअली एक बात और जो मैंने अभी तक तुम्हें नहीं बताई। मयूरी ने हैरान होकर कहा, क्या? तब सुजल बोली, तुम बप्पा जी की सबसे प्यारी पोती थी, इसलिए बप्पा जी तुम्हें बिल्कुल किसी नगीने की तरह रखते थे। त्रिपाठी फैमिली में आने के बाद तुम अकेली वो इंसान थी जो उनकी परमिशन के बिना भी बप्पा जी के घर पर और उनके स्टडी रूम में जा सकती थी। वो हमेशा तुम्हें त्रिपाठी फैमिली का फ्यूचर हेड कहते थे। फिर वो बाहर खड़े संकेत की तरफ देखने लगी। उसने आगे कहा, बप्पा जी को हमेशा से बस एक ही डर था और वो था तुम्हारी शादी का डर। उन्हें हमेशा यही लगता था कि तुम्हारा होने वाला पति शादी के बाद तुम्हारा ख्याल नहीं रखेगा, इसलिए वो कभी तुम्हारी शादी ही नहीं करवाना चाहते थे। इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए बप्पा जी ने हमेशा ही संकेत को अपने पास रखा और इसलिए उसे इतना टैलेंटेड बनाया ताकि वो बड़ा होकर तुमसे शादी कर सके। इस तरह तुम दोनों एक साथ त्रिपाठी फैमिली को भी संभाल सकते थे और बप्पा जी तुम्हें खुद से दूर भी नहीं हो जाने देते। इससे ऐसे भी कहा जा सकता है कि बप्पा जी ने तुम्हारी शादी बचपन से ही संकेत के साथ फिक्स कर दी थी। जब सुजल मयूरी को ये सब बता रही थी तभी अहान भी कार में बैठ गया था। उसे बस इतना ही समझ आया था कि बप्पा जी ने संकेत त्रिपाठी को सिर्फ मयूरी से शादी करने के लिए ही पाल पोस कर बड़ा किया था। ये सुनते ही उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जब मयूरी ने अहान के चेहरे के एक्सप्रेशन देखे तो वो तो जैसे वहां जम ही गई थी। उसने तुरंत सुजल को घूर कर देखा और चुप रहने का इशारा किया। उसकी बात सुजल भी समझ गई, पर जब उसने अहान का गुस्से वाला चेहरा देखा तो वो इतना डर गई थी कि तुरंत उस कार से ही नीचे उतर गई और उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, मैं दूसरी कार से आती हूँ, तुम लोग आराम से जाओ। उसके जाने के बाद मयूरी, जो कार में इस वक्त अहान के साथ अकेली रह गई थी, वो खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोली, सुजल, तुम सच में बहुत बदल गई हो। तुम ऐसे ही मुझे यहाँ अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हो? तभी उसने अहान की तरफ देखा जो अभी भी गुस्से से मुंह फुलाए बैठा था। वह उससे बोली, अहान, अब तो ज़माना बहुत बदल चुका है और एडवांस हो चुका है। आजकल बचपन में फिक्स की हुई शादियों को कौन मानता है? उसने कहा, बप्पा जी को शायद संकेत कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया होगा, इसलिए उन्होंने उसे मेरे लिए चूज़ किया। और फिर चाहे जो भी बात रही हो, पर अब तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी हूँ और अब तो हम दोनों की एक प्यारी सी बच्ची भी है। मुझे पूरा यकीन है बप्पा जी हम दोनों के प्यारे से रिश्ते से बिल्कुल नाराज़ नहीं होंगे। और चलो मान भी लें कि उन्होंने हमारे रिश्ते के लिए एग्री नहीं भी किया, तो भी इसका अब कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी मैरिड हैं। और वैसे भी आप भी तो हमेशा यही कहते हैं कि जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए टेंशन लेने की तो कोई बात ही नहीं है। अब तो आप मुझसे गुस्सा नहीं है ना? मयूरी एक ही सांस में सब कुछ बोल गई थी। उसे इस वक्त बस यही डर लग रहा था कि अगर उसने अपनी सफाई देने में थोड़ी भी देर की तो अहान तो उसकी जान ही ले लेगा। पर अहान तो उसकी इतनी बातें सुनने के बाद भी शांत था। उसके चेहरे पर अभी भी कोल्ड एक्सप्रेशन थे। ये देख मयूरी उसे मनाने के लिए तुरंत उसके गले लग गई। इतना ही नहीं, उसने उसके गालों पर किस भी कर दिया। पर अगले ही पल अहान ने उसे रोकते हुए कहा, मयूरी, हम लोग उत्तराखंड में हैं और त्रिपाठी फैमिली के बॉडीगार्ड्स हर तरफ से हम पर नज़र रखे हुए हैं। तुम त्रिपाठी फैमिली की फ्यूचर हेड हो। अगर तुम इस तरह की हरकतें करोगी तो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? उसकी बात सुन मयूरी को लगा जैसे अहान अब गुस्से में नहीं है। उसने कहा, अहान, इसका मतलब अब आप मुझसे गुस्सा नहीं है ना? मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। इतना बोल अहान उसे घूरते हुए बोला, बल्कि बहुत बहुत नाराज़ हूँ। इस पर मयूरी बोली, अब तो फिर मुझे आपको मनाना ही पड़ेगा। ये सुन अहान ने कहा,
मुझे इस तरह कार में मनाने से कुछ नहीं होगा, जो करना है रूम में चलकर करना। इतना कहकर उसने मयूरी को खुद से दूर कर दिया। वो सच में उससे ज़्यादा गुस्सा हो गया था और अहान रायजादा को मनाना कोई इजी बात भी नहीं थी। अहान ने एयरपोर्ट से लेकर त्रिपाठी मैंसन पर पहुंचने तक मयूरी से कोई बात नहीं की। वो बस रिया से बार बार त्रिपाठी फैमिली के बारे में बात कर रहा था, स्पेशली संकेत के बारे में। उसने जब से सुना था कि संकेत और मयूरी का बचपन में ही रिश्ता तय हो गया था, उसके बाद से वो उन दोनों के बचपन की कोई भी बात मिस नहीं करना चाहता था। वहीं मयूरी कार में चुपचाप बैठी बस अहान के गुस्से वाले एक्सप्रेशन देख रही थी। तभी उसका ध्यान उसके पीछे आ रही कार्स पर गया। उन्हीं कार्स में से एक कार में संकेत भी था। मयूरी को अभी ये बात समझ नहीं आ रही थी कि संकेत सच में उनकी हेल्प करना चाहता था या फिर उन्हें धोखा देना चाहता था। वो लोग जल्द ही त्रिपाठी मैंसन भी पहुंच गए। जैसे ही उनकी कार वहां आकर रुकी, त्रिपाठी मैंसन का बड़ा सा गेट अपने आप खुल गया। गेट पर बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे। ये सब देखकर मयूरी के दिमाग में अतीत की कुछ कुछ यादें वापस दिखने लगी, पर उसमें से कुछ भी क्लियर नहीं था। मयूरी जैसे ही कार से नीचे उतरने लगी, अहान ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, इतनी जल्दी मत करो मयूरी, हम सब के साथ ही रहो, क्योंकि नरेंद्र त्रिपाठी ने खुद हमें यहाँ बुलाया है और हम सबको अंदर जाकर ही पता लगेगा कि आखिर ये पूरा मैटर क्या है। तभी वहाँ नरेंद्र का असिस्टेंट बाहर आया और बोला, सर, मिस्टर त्रिपाठी ने मुझे आपको रिसीव करने के लिए यहाँ भेजा है। उसकी बात सुनकर मयूरी अहान के करीब जाकर बोली, तो क्या अब हम ऐसे ही इन लोगों के कहने पर अंदर चले जाएंगे? अहान और मयूरी को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर नरेंद्र त्रिपाठी मैंसन में उनका इतने अच्छे से वेलकम क्यों कर रहा है, जबकि वो तो मयूरी की जान लेना चाहता था। पहले संकेत को एयरपोर्ट उन्हें लेने भेजना और अब अपने असिस्टेंट को बाहर भेजना, ये सब सच में बहुत अजीब लग रहा था। उन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर नरेंद्र चाहता क्या है। मयूरी की बात सुन अहान ने उसे धीमी आवाज में कहा, तो क्या अब तुम्हें डर लग रहा है? मुझे डर नहीं लग रहा, बस इतना पता है कि बुरे लोग कभी भी अच्छा नहीं कर सकते। मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं क्या करती। पर इससे पहले कि वो अहान को कुछ और कहती, अहान ने ही उसे कहा, तुम इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स करो। जैसे ही मयूरी और अहान कार से बाहर निकले, वहाँ माही, सूजल और सुदेश भी पहुँच गए। संकेत भी कार से उतरने के बाद तुरंत ही त्रिपाठी मैंसन में जाने लगा। वहीं जब माही ने देखा कि संकेत उन सब का वेट किए बिना ही अकेले ही अंदर जा रहा है, तो वो उसे भला बुरा कहने लगी। वैसे संकेत त्रिपाठी ने भी माही के शब्दों को सुन लिया था, पर वो कुछ नहीं बोला, बस उसे एक नज़र देखकर वहाँ से चला गया। सूजल भी मयूरी के पास आकर उसे कुछ इम्पोर्टेंट बात बताने लगी, जैसे कि उस सीक्रेट दरवाजे के बारे में, जिससे कोई भी मुसीबत आने पर वो वहाँ से निकल सकते थे। तभी मयूरी सूजल के करीब जाकर बहुत धीरे से बोली, सूजल, नरेंद्र जानता है कि वो पुश्तैनी मोहर तुम्हारे पास ही थी, इसलिए तुम्हारी जान को भी खतरा है। तुम्हें बहुत ध्यान। वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही वहाँ सुदेश आ गया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कहना चाहता हो, मेरे होते हुए सूजल को कोई हाथ तक नहीं लगा सकता। मयूरी भी उसके एक्सप्रेशन देखकर उसकी बात समझ चुकी थी, इसलिए उसने आगे कुछ नहीं कहा। वैसे तो त्रिपाठी मैंसन दिखने में बहुत खूबसूरत था, पर इस वक्त किसी का भी मूड नहीं था कि वो उसकी तारीफ करे। फिर वो सभी लोग मैंसन में अंदर एंटर हो गए। सुंदर वॉल्स और आलीशान फर्नीचर से सजा हुआ लिविंग रूम बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। वॉल्स और फर्नीचर पर भी ट्रेडिशनल नक्काशी की हुई थी। देखने में मैंसन बिल्कुल एक राजमहल जैसा लग रहा था। सागवान की लकड़ी से बनी टेबल पर जड़ी बूटियों से बनी स्पेशल चाय सर्व की गई थी और वहीं पर इस वक्त संकेत और नरेंद्र भी थे। मयूरी उस लिविंग रूम को देखकर कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी। उसके सिर में हल्का दर्द होने लगा था। इस वक्त का माहौल बिल्कुल वैसा ही था जब मयूरी अपनी यादों में अपने डैड को उसी लिविंग रूम में बैठे चाय पीते हुए देखती थी। वहीं पर वो अपने डैड के साथ बिजनेस से रिलेटेड बातें करती थी। मयूरी के कानों में अपने डैड के कहे शब्द गूंजने लगे, मयूरी, तुम कुछ टाइम पहले ही तो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके आई हो, इतनी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे मैं तुम्हें कंपनी के बारे में सब सिखा दूंगा। वैसे अगर मैं कभी तुम्हारे आसपास ना हूँ तो तुम संकेत की हेल्प भी ले सकती हो, वो काफ़ी वक्त से मेरे साथ काम कर रहा है। उसके बाद मयूरी को फिर से वो हादसे वाली बात याद आने लगी जिसमें आग की लपटों में उसके मॉम डैड जल रहे थे। ये सोचकर उसके माथे पर पसीने आने लगे। उसके सिर का दर्द बढ़ता जा रहा था। उसे ऐसे देख अहान ने परेशान होते हुए कहा, मयूरी, क्या हुआ, तुम ठीक हो? मयूरी ने तुरंत एक हाथ से अहान को कसकर पकड़ लिया और दूसरे हाथ से नरेंद्र की तरफ इशारा करते हुए बोली, वो जिस चेयर पर बैठे हैं वो मेरे डैड की चेयर है और वो चाय भी मेरे डैड की फेवरेट चाय है।
जैसे ही उसके शब्द लिविंग रूम में गूंजे, वहां एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। गुस्से से भरी लाल आंखों से मयूरी नरेंद्र को घूर रही थी, जो उसी चेयर पर बैठकर चाय के मजे ले रहा था। तभी अचानक नरेंद्र स्माइल करते हुए उससे बोला, क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गया? नरेंद्र बिल्कुल अपने बड़े भाई मिस्टर सुमित की फोटोकॉपी लगता था, और इतने लंबे वक्त से वो मिस्टर सुमित की जगह लेकर बस यही नाटक करता आ रहा था। भले ही उसने मिस्टर सुमित को पूरी तरह से कॉपी कर लिया हो, पर वो कभी भी मयूरी का डैड नहीं बन सकता था, क्योंकि मयूरी उससे सिर्फ और सिर्फ नफरत करती थी। जैसे ही नरेंद्र ने उसकी आंखों में अपने लिए इतनी नफरत देखी, तो उसने अपनी चाय का कप टेबल पर रख दिया और स्माइल करते हुए बोला, दरअसल मैं बिल्कुल तुम्हारे डैड जैसा दिखता हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम मुझे अपना डैड मान सकती हो। ये सुनकर मयूरी भड़क गई। अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारे जैसा गिरा हुआ इंसान मेरे डैड तो क्या, कभी किसी के परिवार में रहने के लायक नहीं है। तुम्हारे लिए इस वक्त सिर्फ नरक के दरवाजे खुले हैं। वो इस वक्त इतने गुस्से में थी कि अगर आहान ने उसे नहीं पकड़ा होता तो वो भी नरेंद्र के टुकड़े टुकड़े कर देती। उसे इस वक्त बस यही बात याद आ रही थी कि यह आदमी उसके डैड के हमशक्ल होने का फ़ायदा उठाकर त्रिपाठी फैमिली के बाकी लोगों की गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। तभी मयूरी ने कड़क आवाज़ में कहा, यह मत सोचना कि तुम अपने झूठ का सहारा लेकर सबको धोखा दे सकते हो। मैं अभी भी जिंदा हूँ, और यही तुमसे सबसे बड़ी गलती हो गई। मेरे वापस आने का मतलब ही है तुम्हारी मौत। मयूरी त्रिपाठी फैमिली की असली वारिस थी, और उसके पास त्रिपाठी फैमिली की मोहर भी थी। अब बस त्रिपाठी फैमिली के सभी लोगों को इकट्ठा करने की देरी थी। उसके बाद नरेंद्र का सच सबके सामने आ जाता और उसे अपने किए की कीमत चुकानी पड़ती। उसकी बात सुनकर नरेंद्र को गुस्सा आ गया। उसने अपने सामने रखी टेबल को लात मारकर नीचे गिरा दिया, जिससे जमीन पर कांच ही कांच फैल गया। अब तक नरेंद्र का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था, और यही था वो असली दरिंदा नरेंद्र त्रिपाठी। उसने गुस्से से कहा, तुम सच में सुमित की ही बेटी हो, और उसी की तरह तुम भी मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेना चाहती हो। उसने आगे कहा, पर तुम लोगों को क्या लगता है तुम्हें त्रिपाठी फैमिली के लोगों से मिलने का मौका मिलेगा? तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मुझसे मिलने का मौका मिला है, और इसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारी मौत से मिलवाऊंगा। उसके इतना कहते ही बहुत से लोगों ने उस जगह को चारों तरफ से घेर लिया। फिर वो मयूरी के पास खड़े सभी लोगों को घूरने लगा, और तभी उसकी नज़र सुजल पर जाकर रुक गई। उसे देख वो शैतानी स्माइल देते हुए बोला, इस सारे फसाद की जड़ तो तुम ही हो। परी त्रिपाठी तो अपने बारे में सब कुछ भूल चुकी थी, पर तुम्हारी वजह से ही उसे सब कुछ फिर से याद आया है। अगर मैंने तुम्हें पहले ही मार दिया होता तो उसे सच का पता कभी नहीं चलता, और ना ही उसे कुछ याद आता। पर इससे पहले कि वो अपने आदमियों को कुछ भी करने को कहता, सुदेश सुजल के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में तो जैसे खून उतर आया था। वो अपनी भारी आवाज़ में बोला, मैं अभी देखता हूँ किसमें इतनी हिम्मत है जो इसे हाथ भी लगाए। नरेंद्र उसे हैरानी से देख रहा था, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी भी कुछ कम नहीं थी। नरेंद्र कुछ देर तक उसे ऐसे ही देखता रहा, और फिर अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोला, तुम डेविल हो ना? पर त्रिपाठी फैमिली का तुम्हारी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मामले में दखल देने की? सुदेश बोला, किसने कहा मैं त्रिपाठी फैमिली के मैटर में इन्वॉल्व होने आया हूँ? मैं तो सिर्फ यहाँ तमाशा देखने आया था, किसी फटे में टांग अड़ाने नहीं। लेकिन कहते उसने अपना एक हाथ सुजल के कंधे पर रख दिया और कहा, सुजल मेरी है। अगर किसी ने भी इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो इसका मतलब है वो मुझसे दुश्मनी मोल लेना चाहता है। मुझे त्रिपाठी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ मेरी सुजल चाहिए। उसकी बात सुन नरेंद्र के साथ साथ संकेत के चेहरे के एक्सप्रेशन भी बदल गए। सभी लोग बस सुजल और सुदेश को ही देख रहे थे। वैसे नरेंद्र भी कोई बेवकूफ़ नहीं था। वो जानता था कि मयूरी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास अहान रायज़दा का साथ था, और वो अब सुदेश को नाराज़ करके अपने दुश्मनों की फ़ौज में एक नाम और ऐड नहीं करना चाहता था। और वैसे भी उसके पास अभी भी उसका हुक्म का इक्का बाकी था। उसने स्माइल करते हुए कहा, डेविल जिसे पसंद करे उस लड़की को हाथ लगाने की हिम्मत कौन कर सकता है? अगर तुम लोग त्रिपाठी फैमिली की मोहर चुपचाप मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, और तुम्हें आराम से वापस भी जाने दूंगा। पर इससे पहले कि वो कुछ और कहता, मयूरी गुस्से से भड़कते हुए बोली, तो फिर उस मोहर के तो तुम सपने ही देखते रहो। हमें तुम्हारे रहम की कोई ज़रूरत नहीं है, और हाँ, बाजी अब पलट चुकी है, इसलिए अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। जैसे ही मयूरी ने अपनी बात पूरी की, आहान के बहुत से आदमी दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। आहान और मयूरी त्रिपाठी मैंसन आए थे। उनका यहाँ बिना किसी तैयारी के आना बेवकूफ़ी होता, और वो दोनों ही उन सब में सबसे तेज थे।
बप्पा जी ने नरेंद्र को पहले ही त्रिपाठी मैंसन से निकाल दिया था, इसलिए उसे इस जगह के बारे में कुछ बहुत ज़्यादा याद पता नहीं था। उसे ज़्यादा तो त्रिपाठी मैंसन के बारे में सुजल को पता था, जो बचपन से ही मयूरी के साथ वहाँ रह रही थी। और वैसे भी नरेंद्र तो त्रिपाठी फैमिली का वारिस होने का बस नाटक कर रहा था। उसे तो इस फैमिली के उस सीक्रेट दरवाजे के बारे में भी कुछ नहीं पता था, फिर चाहे भले ही वो कुछ सालों से यहाँ रह ही क्यों ना रहा हो। इसलिए सुजल की हेल्प से आहान के आदमी त्रिपाठी मैंसन में बहुत आसानी से एंटर हो गए थे। जब नरेंद्र ने वहाँ आहान राजाता के इतने सारे आदमियों को देखा तो एक बार तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ही बदल गए। पर फिर वो जोर जोर से हंसते हुए बोला, शायद मैंने तुम लोगों को कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले लिया। पर क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं कि अगर मैंने तुम्हारे अगेंस्ट पुलिस कंप्लेन कर दी कि तुम लोग ज़बरदस्ती मेरे घर में घुसकर मुझ पर अटैक कर रहे हो, तो फिर तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि ये मेंशन तो मेरा ही है। उसकी बात सुनकर मयूरी पूरी एटीट्यूड में बोली, ग्रेट, तब तो बुलाओ पुलिस को। अब पुलिस इस सबको बताएगी कि इस त्रिपाठी मैंसन का असली मालिक कौन है, मैं या तुम। ये सुनकर नरेंद्र ने गुस्से में कहा, लगता है तुम लोग अभी भी मुझे वो मोहर देने के लिए तैयार नहीं हो। मयूरी गुस्से से भरी आंखों से उसे घूरते हुए बोली, मोहर, वो भी तुम्हें? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें वो मोहर तो नहीं दे सकती, पर तुम्हारे लिए कफन जरूर ला कर दे सकती हूँ। समझाई छे के रिपीट करूँ? इस पर वो गुस्से में बोला, तुम्हें तुम्हें तो मैं देख लूँगा। नरेंद्र ने यह कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो जिस इंसान को कई सालों पहले ही मार चुका था, उसी इंसान की बेटी आज उसके सामने आकर इस तरह से उससे बात करेगी। जब उसे इस वक्त और कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया तो वो बोला, लगता है तुम अपने पप्पा जी की जान लेकर ही रहोगी। ऐसा सुना गया था कि 4 साल पहले उस आग के हादसे के बाद पप्पा जी को एक गहरा सदमा लगा था और उसके बाद से ही उनकी सेहत बिगड़ती चली गई और वो बीमार रहने लगे। तभी से उन्हें किसी से नहीं मिलने दिया जाता था। उनकी केयर भी नरेंद्र के लिए दिए गए ऑर्डर के हिसाब से की जाती थी। शुरू में त्रिपाठी फैमिली के बाकी लोगों को भी इस बात का यकीन नहीं हुआ कि बप्पा जी की तबीयत खराब है, पर जब संकेत ने खुद बप्पा जी की बिगड़ती हालत के बारे में सबको बताया तो सभी इस बात पर यकीन करने लगे। संकेत ही बप्पा जी की केयर करता था। महीने के सिर्फ एक दिन ही फैमिली के बाकी लोगों को बप्पा जी से मिलने दिया जाता था। ये बात सभी जानते थे कि बप्पा जी को सिर्फ 2 ही लोगों पर सबसे ज़्यादा यकीन था और वो थे सुमित और संकेत। इसलिए बप्पा जी की बीमारी की हालत में सिर्फ संकेत और सुमित ही त्रिपाठी कॉरपोरेशन को चला सकते थे। दुनिया की नज़रों में नरेंद्र ही असली सुमित त्रिपाठी था, इसलिए किसी को भी इन लोगों पर शक नहीं हुआ। जैसे ही मयूरी ने बप्पा जी का नाम सुना तो वो गुस्से में बोली, तो अब तुम मुझे डराने के लिए बप्पा जी का नाम यूज़ करना चाहते हो? नरेंद्र आराम से काउच पर बैठते हुए बोला, भले ही तुम्हारे पास वो पुश्तैनी मोहर है, पर याद रखो बप्पा जी ने अभी तक तुम्हें त्रिपाठी फैमिली का हेड नहीं बनाया है। उसने आगे फिर कहा, और भूलो मत, तुम 4 साल पहले कहीं गायब हो गई थी। अगर इस वक्त बप्पा जी को कुछ हो गया तो तुम्हें क्या लगता है, अगर तुमने सबको सच बता भी दिया तो क्या त्रिपाठी फैमिली के बाकी लोग तुम्हारी बात पर यकीन करेंगे या फिर मेरी बात पर? मैं इतने सालों से बप्पा जी का ध्यान रखते आ रहा हूँ और त्रिपाठी कॉरपोरेशन को भी संभाल रहा हूँ, पर तुम तो ना जाने आज इतने सालों बाद कहाँ से प्रकट हो गई और खुद को त्रिपाठी फैमिली का वारिस बोल रही हो। क्या किसी को भी तुम्हारी बात पर यकीन होगा? मयूरी गुस्से में बोली, तुम जैसा गिरा हुआ आदमी मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, पर तुम्हारी असलियत सबके सामने आने के बाद क्या सब लोग तुम पर यकीन करेंगे? उसकी बात सुनकर नरेंद्र ने स्माइल करते हुए कहा, पर तुम मेरी असलियत सबके सामने साबित कैसे करोगी? ये मत भूलो, ये मेरा शहर है, यहाँ मेरा राज चलता है। भले ही तुम मेरा डीएनए टेस्ट क्यों ना करवा लो, पर रिजल्ट तो वही आएगा जो मैं चाहता हूँ। तुम ये बात अब कैसे साबित करोगी कि मैं असली सुमित त्रिपाठी नहीं हूँ, बल्कि उसका हमशक्ल और उसका जुड़वा भाई नरेंद्र हूँ? अब तुम ही बताओ कि तुम्हारी इन खोखली बातों पर यकीन कौन करेगा? कहते कहते वो जोर जोर से हंसने लगा। अब तो मयूरी भी खुद पर काबू नहीं रख पाई और चिल्लाते हुए बोली, इतने घटिया और गिरे हुए इंसान हो तुम। भले ही तुम मेरे डैड से नफरत करते थे, पर पप्पा जी तो तुम्हारे पिता हैं। वो तो तुम्हें इस दुनिया में लाए हैं। तुम इस उम्र में उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम इंसान नहीं बल्कि हैवान बन चुके हो। मयूरी की बात सुनकर वो गुस्से से काउच से खड़ा हुआ और बोला, चलो आज मैं ही तुम्हें एक सच बताता हूँ। जिस इंसान से मैं सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ वो तुम्हारे डैड नहीं बल्कि मेरे डैड हैं। हाँ, मैं भी त्रिपाठी फैमिली का ही खून हूँ, पर तुम्हारे डैड से सिर्फ 1 मिनट देरी से पैदा होने की वजह से उन्होंने मेरा सब कुछ मुझसे छीन कर उस सुमित को दे दिया था। उस बुढ़े ने सिर्फ तुम्हारे डैड को ही सब कुछ सिखाया। मुझे तो उसने जैसे हमेशा से ही पराया समझा था। मानता हूँ बचपन से मैंने बहुत गलतियाँ की हैं,
पर इस जायदाद पर मेरा भी उतना ही हक होना चाहिए जितना उस बुढ़े ने उस सुमित को दिया था। और जब तक सुमित जिंदा होता तब तक इस बुढ़े को मेरे होने का तो एहसास तक नहीं होता, इसलिए मैंने उसे मार डाला। उसकी बात सुनकर मयूरी गुस्से से भरी लाल आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोली, राक्षस कहीं के, मैं तेरी जान ले लूंगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी नरेंद्र के पास जाकर उसे मार डालेगी, पर अहान ने उसे तुरंत रोक लिया। अहान ये बात जानता था कि नरेंद्र ये सब कुछ इसलिए कर रहा है ताकि वो मयूरी को गुस्सा दिला सके और वो अपना आपा खो बैठे, जिससे उसका मयूरी को कंट्रोल करना भी इजी हो जाएगा। अहान अपने दोनों हाथों से मयूरी को थामते हुए बोला, मयूरी शांत हो जाओ और ट्रस्ट मी, हम तुम्हारी मॉम डैड की मौत का बदला भी लेंगे और पप्पा जी को भी बचा लेंगे। अहान ये बात जानता था कि मयूरी के लिए ये सब सुनना और बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसने तो अपने मॉम डैड को अपने सामने उस आग में जलते हुए देखा था और इन दोनों की जान लेने वाला इंसान भी इस वक्त उसकी आंखों के सामने ही खड़ा था। पर अहान का मानना था कि कोई भी कदम उठाने से पहले उन्हें सही वक्त का इंतजार करना होगा। फिर उसने अपनी नज़रें घुमाई और कुछ सोचते हुए त्रिपाठी मैंसन के लिविंग रूम को देखने लगा। तभी नरेंद्र ने मयूरी की तरफ देखते हुए कहा, अब तो तुम समझ ही चुकी होगी कि पप्पा जी ने पिछले 4 साल में तुम्हारे बारे में किसी को भी कुछ भी पता लगाने को क्यों नहीं भेजा, क्योंकि वो बुढ़ा तो अब खुद को ही नहीं संभाल सकता, तो वो तुम्हें क्या त्रिपाठी फैमिली का हेड बनाएगा। वो अब मेरी कैद में है और अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहती हो तो चुपचाप वो पुश्तैनी मोहर मेरे हवाले कर दो, नहीं तो तुम उस बुढ़े पप्पा जी को आखिरी सांस लेते हुए भी नहीं देख पाओगी। मयूरी के त्रिपाठी मैंसन में आने का मेन रीज़न तो पप्पा जी के बारे में पता लगाना ही था। उसने अपनी तरफ से हर एक कोशिश कर ली थी, पर उसे पप्पा जी का कहीं कुछ पता नहीं चला था। पर नरेंद्र की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले से ही ये सारा जाल बिछा रखा था और पप्पा जी को भी पहले ही कहीं और छिपा दिया था। वो ये सब करके मयूरी को भी वो पुश्तैनी मोहर देने के लिए मजबूर करना चाहता था। तभी सुजल धीरे से बोली, मयूरी, तुम वो मोहर किसी भी हाल में इस इंसान को मत देना। सुजल ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि अगर वो मोहर नरेंद्र के हाथ में लग जाती तो ना जाने और कितने लोगों की जान खतरे में आ सकती थी। जब वो इंसान बिना पावर के इतने लोगों की जान ले सकता था, तो जब उसके हाथ वो मोहर आ जाएगी तो ये ना जाने क्या क्या करता। उसके बाद तो पप्पा जी और मयूरी की जान भी खतरे में आना तय थी। मयूरी को अभी भी चुप देखकर नरेंद्र ने उसे धमकी देते हुए कहा, अगर अब तुमने मुझे वो मोहर नहीं दी तो आज उस बुढ़े की ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। नरेंद्र को लगता था कि मयूरी का दिल भी अपने बाप की तरह अच्छा होगा और वो अपने दादा पप्पा जी को मरने नहीं देगी, इसलिए उसने मयूरी की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। और एक बार वो मोहर अगर नरेंद्र के हाथ लग गई तो फिर तो वो वैसे ही किसी को यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने देगा। मयूरी अचानक बोली, मैं तुम्हें वो मोहर दे सकती हूँ, पर पहले मैं पप्पा जी से मिलना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर सुजल तुरंत चिल्लाते हुए बोली, मयूरी, ये तुम क्या कह रही हो। पर वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही सुदेश ने उसे चुप रहने का इशारा कर फिर से पीछे खींच लिया। सुदेश जानता था कि मयूरी कोई बेवकूफ़ नहीं थी जो ऐसे ही उस नरेंद्र की बातों में आ जाएगी, और फिर इस वक्त उसके साथ आहान भी था। वो कभी मयूरी को वो मोहर नरेंद्र के हवाले नहीं करने देता, और क्योंकि मयूरी आहान राजदा के साथ यहाँ आई थी तो ऐसा कैसे हो सकता था कि उन लोगों ने कोई बैकअप प्लान ना बनाया हो। ये बात सुदेश भी जानता था कि मयूरी सिर्फ नरेंद्र की बातों में आने का बस नाटक ही कर रही थी, और ये सब करने का उसका इंटेंशन बस इतना ही था कि वो पप्पा जी के बारे में जान सके। वहीं जब नरेंद्र ने मयूरी से ये सुना कि वो उसे मोहर देने के लिए तैयार थी तो वो जल्दी से आगे बढ़ा और चिल्लाते हुए बोला, पहले तुम मुझे वो मोहर दो, उसके बाद मैं तुम्हें तुरंत पप्पा जी से मिलवा दूंगा। उसकी बात सुनकर मयूरी ने उसकी आंखों में घूर कर देखा और फिर स्माइल करते हुए 2 कदम पीछे हट गई। उसे ऐसे देख नरेंद्र ने अपनी आंखें चढ़ाते हुए कहा, तुम अब हंस क्यों रही हो। मयूरी ने गुस्सा करते हुए कहा, मैं तो तुम्हारी बेवकूफ़ी पर हंस रही हूँ, क्योंकि तुम अपने साथ साथ बाकी दुनिया को भी बेवकूफ़ समझते हो। मैं जानती हूँ तुम मुझसे वो मोहर लेने के बाद मुझे पप्पा जी से ज़रूर मिलने दोगे, पर उस वक्त मैं और पप्पा जी दोनों ही अपनी अपनी आखिरी सांस ले रहे होंगे, है ना। क्योंकि मोहर मिलने के बाद पप्पा जी के साथ मुझे भी जान से मार देना तुम्हारे लिए बहुत ईजी होगा। सही कहा ना मैंने। उसकी बात सुन नरेंद्र के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसने तुरंत कहा, आखिर तुम चाहती क्या हो। मयूरी बोली, मैं अपने पप्पा जी से मिलना चाहती हूँ। उन्हें सही सलामत देखने के बाद ही हम आगे कोई बात करेंगे। वैसे भी पप्पा जी तो तुम्हारी कैद में ही है ना, तो तुम्हें इस बात का डर तो होना ही नहीं चाहिए कि मैं अपनी बात से पीछे हट जाऊंगी।
ये सुनकर नरेंद्र को लगा कि वो बात तो ठीक ही कह रही है, और क्योंकि पप्पा जी उसके कब्जे में थे तो वो सच में कुछ नहीं कर सकती थी। नरेंद्र ने तुरंत पीछे मुड़कर संकेत की तरफ देखा। वो इस बारे में उसकी राय जानना चाहता था। संकेत अब तक बिल्कुल शांत और चुप खड़ा था, पर वो नरेंद्र के अपनी तरफ देखने पर भी बिल्कुल शांत ही खड़ा रहा, जैसे कहना चाह रहा हो कि वो इस बात का फैसला खुद ले। तभी मयूरी बोली, क्या तुम्हारे लिए पप्पा जी से मुझे मिलवाना इतना मुश्किल है, या फिर पप्पा जी तुम्हारे पास हैं? मुझे तो लगता है कि तुम उतना नाम लेकर बस मेरे साथ चाल चलने की कोशिश कर रहे हो। इस पर वो तुरंत बोला, वो पप्पा मेरी ही कैद में है। अगर अगले ही सेकंड मैंसन के बैक साइड से कुछ आवाज़ें आने लगी। आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे लोगों के कदमों की आहट एक साथ सुनाई दे रही हो, और बाहर कोई त्रिपाठी मैंसन के सिक्योरिटी गार्ड से अंदर आने के लिए झगड़ रहा हो। आवाज़ सुनकर नरेंद्र ने तुरंत अपने असिस्टेंट को कहा, क्या बात है, बाहर क्या हो रहा है? जाओ जल्दी से जाकर चेक करो। आहान और मयूरी तो पहले ही वहीं खड़े थे, तो अब ऐसा कौन था जो जबरदस्ती त्रिपाठी मैंसन में घुसने की कोशिश कर रहा था? इसका मतलब बाहर कुछ तो गड़बड़ थी। कुछ देर बाद जब नरेंद्र का असिस्टेंट अंदर आया तो उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। तभी उसने घबराते हुए नरेंद्र से कुछ कहा जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नरेंद्र का असिस्टेंट जब अंदर आया तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदले हुए थे। वो घबराते हुए नरेंद्र से बोला, सर बाहर वो बाहर सब लोग। उसकी बात सुनकर नरेंद्र ने अपनी आंखें चढ़ाते हुए गुस्से में कहा, कौन है बाहर, ठीक से बताओ। पर उसका असिस्टेंट अभी भी ठीक से कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। उसने कहा, त्रिपाठी फैमिली के सब लोग, सब के सब। उसे इस तरह घबराते हुए देखकर नरेंद्र ने उसे डांटते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या तुम्हें पता नहीं, मेरी यानी त्रिपाठी खानदान के हेड की परमिशन के बिना इस फैमिली का कोई भी आदमी इस तरह यहाँ इस मैंशन में नहीं आ सकता। और तुम्हें पता भी है पूरे त्रिपाठी खानदान में कितने लोग हैं? गिनते गिनते थक जाओगे, इतने लोग हैं इस परिवार में। ये सुनकर असिस्टेंट ने सर झुकाकर फिर कहा, सर मैं सच कह रहा हूँ। त्रिपाठी खानदान के बड़े से लेकर छोटे तक सभी लोग इकट्ठा होकर एक साथ यहाँ आ रहे हैं। वो लोग 100 से भी ज़्यादा हैं, और सब के सब हमारे त्रिपाठी मैंसन की सिक्योरिटी को रौंदते हुए पिछले आंगन से अंदर आ चुके हैं, और कुछ ही देर में यहाँ भी पहुँचते ही होंगे। उसकी बात सुनकर नरेंद्र ने हैरान होते हुए कहा, क्या क्या कहा तुमने? नरेंद्र को इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे तो असिस्टेंट के शब्दों पर भी यकीन नहीं हो रहा था। तभी उसने अपनी नज़रें उठाकर दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ से त्रिपाठी फैमिली के सभी लोग एक साथ अंदर आ रहे थे। ये देखकर उसने तुरंत अपनी नज़रें मयूरी की तरफ घुमाई और उसे गुस्से से कहा, ये सब तुमने ही किया है ना? तुम लोग जानबूझकर मुझसे मिलने यहाँ आए ताकि तुम्हें त्रिपाठी खानदान के बाकी लोगों को इकट्ठा करने का मौका मिल सके, है ना? उसकी बात सुनकर मयूरी ने उसका मजाक बनाते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ये बात समझने में बहुत वक्त लग गया? मयूरी सिर्फ अपने मॉम डैड की मौत का बदला लेना चाहती थी, पर वो ये भी जानती थी कि अगर उसने बिना सोचे समझे कुछ भी किया तो वो फिर से नरेंद्र की साजिश का शिकार बन जाएगी। नरेंद्र ने उसे यहाँ सिर्फ इसलिए बुलाया था ताकि वह उसे ख़त्म कर सके, पर मयूरी तो उससे भी ज़्यादा तेज़ निकली। उसने उसी के बिछाए जाल में उसे ही फंसा दिया। यहाँ आने का मयूरी का मकसद सिर्फ इतना था कि वो नरेंद्र को बातों में उलझा कर रख सके, क्योंकि उसका बाकी का काम तो बाहर आर्यन पूरा कर रहा था। वो आर्यन ही था जिसने त्रिपाठी खानदान के बाकी लोगों को वो पुश्तैनी मोहर दिखाकर यहाँ तक बुलाने के लिए कन्विंस किया था। त्रिपाठी खानदान के लोगों को देखकर नरेंद्र तो जैसे पागल ही हो गया। वो मयूरी पर चिल्लाते हुए बोला, तुम सच में अपने बाप से बहुत अलग हो, पर क्या तुम्हें उस बुढ़े की जान का कोई डर नहीं? उसकी बात सुनकर मयूरी बोली, अगर मैं इस बात से डरूंगी तो क्या तुम पप्पा जी को छोड़ दोगे, या फिर उनका नाम इस्तेमाल करके और उस पुश्तैनी मोहर को पाने के लिए मुझे और भी ज़्यादा डराओगे? मुझे पता है अगर तुम्हें एक बार वो मोहर मिल गई तो तुम मुझे भी जान से मार डालोगे, है ना? फिर उसने उसी के स्टाइल में स्माइल करते हुए कहा, अगर मुझे तुम्हारे हाथों मरना ही है तो फिर मेरा उस पुश्तैनी मोहर को तुम्हें देने का क्या फ़ायदा? इसलिए पहले मैं तुम्हारे साथ अपना हिसाब बराबर करूँगी, उसके बाद तुम बप्पा जी से रहम की भीख मांगोगे। मयूरी के इसी एटीट्यूड की वजह से बप्पा जी उसे त्रिपाठी फैमिली का हेड बनाना चाहते थे। उसकी सोच और डिसीजन मेकिंग पावर बिल्कुल किसी शाही रानी की तरह थी, और चाहे जो हो जाए मयूरी कभी हार नहीं मानती थी। चाहे कितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन क्यों ना हो, वो उससे बाहर निकलना जानती थी। पहले वो अपने दुश्मन को लालच दिखाती थी और उसके बाद किसी शेरनी की तरह उसका शिकार कर लेती थी। जबकि सुमित बहुत अच्छे दिल के इंसान थे। किसी का फ़ायदा उठाकर नरेंद्र ने उसके साथ इतना बुरा किया था।
और इसलिए बप्पा जी सुमित को नहीं बल्कि मयूरी को फैमिली का हेड बनाना चाहते थे। मयूरी ने नरेंद्र की तरफ घूर कर देखते हुए कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं पुश्तैनी मोहर का फ़ायदा उठाकर त्रिपाठी फैमिली की हेड बनना चाहती हूँ? चलो तो फिर शर्त लगाते हैं कि त्रिपाठी खानदान के सब लोग हम दोनों में से किस पर ज़्यादा यकीन करते हैं। नरेंद्र ने गुस्से में कहा, तुम्हें तो मैं, पर कहते कहते वह रुक गया और सिर घुमाकर अपने आसपास देखने लगा। त्रिपाठी खानदान के लोग धीरे धीरे अंदर आते जा रहे थे। अब जाकर उसे ये फील हो रहा था कि उसने मयूरी को कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर समझ लिया था। पर तभी अचानक से उसकी आंखों में एक चमक आ गई और वो मयूरी की तरफ देखते हुए बोला, मैं जानता हूँ वो बुढ़ा पहले ही कब्र में पैर लटकाए बैठा है, इसलिए तुम्हें उसकी जान की कोई परवाह नहीं है ना? पर क्या तुम्हें अपनी माँ की जान की परवाह भी नहीं है? ये सुनकर मयूरी तुरंत बोली, क्या कहा तुमने? मेरी माँ जिंदा है? फिर वो आगे बढ़ी और गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लिया। फिर चिल्लाते हुए बोली, क्या किया तुमने मेरी माँ के साथ? कहाँ है मेरी माँ? उसे ऐसे देखकर अहान उसे खींचकर वापस अपने पास लाने लगा। मयूरी, पर मयूरी तो जैसे उसे छोड़ने को ही तैयार नहीं थी। वो अपनी लाल लाल आंखों से उसे घूरते हुए बोली, जो तुम कह रहे हो क्या वो सच है? अब चुप क्यों हो? बोलो, बताते क्यों नहीं? क्या मेरी माँ सच में जिंदा है या फिर तुम फिर से अपनी कोई चाल चल रहे हो? इस पर नरेंद्र ने कहा, जब तुम ये जानती हो कि मैं तुम्हारे डैड से इतनी नफरत करता था तो तुम्हें यह भी पता होगा कि मैं तुम्हारी माँ से पहली नज़र में ही प्यार करने लगा था। सुमित को मारने के पीछे का कारण मेरा यही था कि वो मेरी हर प्यारी चीज़ मुझसे छीन लिया था। त्रिपाठी फैमिली की प्रॉपर्टी, मेरे त्रिपाठी फैमिली के हेड होने का हक और तुम्हारी मॉम का प्यार भी। मैंने उसे तो मार डाला, पर मैं तुम्हारी मॉम को कैसे मार सकता था जिससे मैं इतना प्यार करता था? अगर तुम अच्छे बच्चे की तरह मेरा कहना मानकर वो पुश्तैनी मोहर मुझे दे दोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम से मिलवा दूंगा। मयूरी को लगता था कि उसकी मॉम मर चुकी है, पर अब ये जानकर कि उसकी माँ जिंदा है वो कमज़ोर पड़ रही थी। उसे इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे तो बस अपनी माँ की फिक्र थी। उसे परेशान देख अहान ने कहा, मयूरी शांत हो जाओ और टेंशन मत लो, और प्लीज़ तुम इस आदमी की चाल को समझने की कोशिश करो। यह आदमी तुम्हें सिर्फ अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर रहा है। फिर उसने अपने दोनों हाथों से मयूरी के चेहरे को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम भूल गई सूजन ने तुम्हें क्या कहा था? सूजन ने तुम्हें बताया था कि तुम्हारे मॉम डैड उस आग हादसे में कितनी बुरी तरह झुलस चुके थे कि उनका बचना मुश्किल था, और फिर नरेंद्र के गुंडे भी तो उनकी जान के पीछे पड़े हुए थे, तो वो कैसे बच सकते थे? आहान की बात सुनकर मयूरी कांप उठी। वो उसे कुछ कहना चाहती थी पर उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। उसकी आंखों के सामने बस वही आग की लपटें दिखाई दे रही थी और कानों में उसके मॉम डैड की चीखें सुनाई दे रही थी। परी, मेरी प्यारी बच्ची, जल्दी से चली जाओ यहाँ से। भगवान की कृपा से अगर हम सब यहाँ से तुम बच भी गई तो मुझे बहुत खुशी होगी। हम भगवान से यही प्रार्थना करें कि तुम दुनिया की हर खुशी मिले तुम्हें। यही सब सोच सोच कर मयूरी की आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। उसके अतीत की वो यादें उसे बहुत परेशान कर रही थी। मयूरी को ना तो त्रिपाठी फैमिली की प्रॉपर्टी से प्यार था और ना ही वहाँ की हेड बनने का कोई शौक था। अगर उसके मॉम डैड उसे आज भी जिंदा मिल जाते तो वो उनके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार थी। वो अभी भी लगातार अपनी ही सोच में कहीं डूबी हुई थी। उसे ऐसे देख कर अहान ने उसे जोर से हिलाते हुए कहा, मयूरी। उसकी आवाज़ सुनकर मयूरी ने अपना सिर पकड़कर धीमी आवाज़ में कहा, अहान, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मुझे अपने अतीत की बहुत सी चीज़ें याद आ रही हैं। आह। उसने अपने अतीत की बहुत सी यादें याद आ चुकी थी और जो थोड़ी बहुत रह गई थी अब वो भी धीरे धीरे याद आ रही थी। तभी वो अचानक नरेंद्र की तरफ देखते हुए बोली, तुमने कहा मेरी मॉम जिंदा है, तो क्या मेरे डैड भी जिंदा है? अब मयूरी के मन में एक उम्मीद जग चुकी थी, पर वो ये नहीं चाहती थी कि नरेंद्र हर बार उसे उसकी फैमिली का नाम इस्तेमाल करके डराने की कोशिश करे। उसकी बात सुनकर नरेंद्र ने तुरंत कहा, सुमित मर चुका है। वो तो मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा था, इसलिए उसे मैं जिंदा कैसे छोड़ सकता था? अगर मेरा बस चलता तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े करके जानवरों के आगे डाल देता, लेकिन वो तो आज मैं जलकर ही खाक हो गया था। उसकी बात सुनकर मयूरी ने गुस्से में कहा, क्या कहा तुमने? हिम्मत है तो दोबारा कहो। उसे गुस्से में देखकर नरेंद्र मन ही मन बहुत खुश हो गया। फाइनली वो जैसा चाहता था वैसा ही हो रहा था। उसने जोर जोर से हंसते हुए कहा, मैंने कहा सुमित मर चुका है। मैंने खुद उसे अपनी आंखों के सामने आग की लपटों में जलते हुए देखा था। ये सब सुनकर तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, अगर तुमने मुझे वो पुश्तैनी मोहर नहीं दी तो मैं तुम्हारी मॉम की बची हुई जिंदगी भी मौत से भी बदतर बना दूंगा।
वो मयूरी को रोते हुए बिलखते हुए देखना चाहता था, पर उसकी आंखों में तो एक अलग ही आग थी। उसकी आंखें बिल्कुल उसकी माँ की जैसी निडर थीं। उसकी बात सुनकर मयूरी खुद को शांत करते हुए बोली, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे मॉम मेरे डैड से बहुत प्यार करती थी और उन्होंने मुझे खुद कहा था कि अगर कभी भी उन्होंने मेरे डैड से अलग होना पड़ा तो उनके साथ अपनी भी जान दे देंगी। अगर तुमने सच में मेरे डैड को मार दिया है तो मेरी मॉम भी जिंदा नहीं हो सकती। नरेंद्र ने एक बार फिर इस झूठ पर मयूरी को यकीन दिलाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम्हारी माँ अभी तक इसलिए नहीं मरी क्योंकि वो तुम्हारे बाप की मौत का बदला लेना चाहती है। मयूरी ने चिल्लाते हुए कहा, बस बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। अब मैं तुम्हारे एक भी शब्द पर यकीन नहीं करूंगी और ना ही मैं तुम्हें वो पुश्तैनी मोहर दूंगी। और इतना ही नहीं, अब तो मैं तुम्हें तुम्हारी करतूतों और गुनाहों के लिए जेल भी भिजवा कर रहूंगी। मैं भी देखती हूँ आज मुझे करने से कौन रोकता है। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, अगले ही पल आर्यन त्रिपाठी खानदान के सभी बड़े और पावरफुल लोगों को लेकर लिविंग रूम में आ गया। वो अपने हाथों में त्रिपाठी फैमिली की मोहर लेते हुए मयूरी की तरफ बढ़ने लगा। इस वक्त आर्यन के होठों पर एक हल्की सी स्माइल थी, पर जैसे ही उसने मयूरी की आंखों में आंसू देखे, वो तुरंत उसके करीब जाकर उसके सर को थपथपाते हुए बोला, मयूरी, तुमने तो कहा था कि तुम यहाँ अपना हिसाब बराबर करने आई हो, लेकिन तुम तो खुद यहाँ रो रही हो। भूलो मत, तुम इस वक्त कमज़ोर नहीं पड़ सकती। इतना कहकर उसने वो पुश्तैनी मोहर उसके हाथों में थमा दी। उसकी बात सुनकर मयूरी को जैसे एक अलग ही हिम्मत मिल गई थी। उसने तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए, पर वो जैसे ही कुछ कहने लगी, आहान उसकी तरफ बढ़ा और उसे आर्यन राजचंद से दूर करते हुए बोला, मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है किसी को भी अपने सिर पर हाथ मत लगाने दिया करो। तुम पहले ही कितनी भोली और नाजुक हो। क्या पता किसी के हल्के से टच से भी तुम्हारे सिर पर चोट लग जाए और तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए तो। आहान मयूरी को इस वक्त बिल्कुल एक बच्चे की तरह डांट रहा था। आहान को ऐसी सिचुएशन में भी आर्यन से जलते हुए देखकर मयूरी धीरे से स्माइल करने लगी। दरअसल आहान ने यह सब जानबूझकर किया था ताकि मयूरी थोड़ा रिलैक्स फील कर सके। इस वक्त लिविंग रूम में काफ़ी भीड़ जमा हो चुकी थी क्योंकि त्रिपाठी फैमिली के सभी लोग वहां जमा हो गए थे। त्रिपाठी फैमिली राजा महाराजाओं का खानदान था। इस परिवार की हिस्ट्री भी कई साल पुरानी थी। आज सिर्फ त्रिपाठी फैमिली के सभी लोग ही नहीं, बल्कि वो सभी फैमिलीज भी यहाँ इकट्ठा हो गई थी जो काफ़ी सालों से इस फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे थे। ये सब देखकर साफ पता लग रहा था कि त्रिपाठी फैमिली की शान शौकत और पावर कितनी ज़्यादा थी। और इसी शान शौकत और पावर के लिए नरेंद्र जल्द से जल्द वो मोहर पाकर यहाँ का हेड बनना चाहता था। तभी वहाँ एक बुजुर्ग इंसान आगे आए और अपनी कांपती हुई पर रौबदार आवाज़ में बोले, इस परिवार का नियम है कि जब तक कोई बहुत बड़ी परेशानी ना आ जाए तब तक त्रिपाठी परिवार के सब लोगों को एक साथ नहीं बुलाया जा सकता। तो आखिर आज ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई जो हम सबको यहाँ इकट्ठा किया गया है। हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। त्रिपाठी खानदान के सभी लोग त्रिपाठी मैंसन में इकट्ठा हो चुके थे। उनमें से एक बुजुर्ग आदमी ने आगे आकर अपनी रौबदार आवाज़ में उनके वहाँ इकट्ठा होने का कारण पूछा। उस बुजुर्ग की बात सुनकर सुजल तुरंत मयूरी के कान में जाकर बोली, मयूरी, ये तुम्हारे छोटे दादा हैं, यानी बप्पा जी के छोटे भाई। भले ही छोटे दादा त्रिपाठी फैमिली के हेड नहीं थे, पर उनके अंदर त्रिपाठी फैमिली की बहुत सी कंपनीज आती थी। त्रिपाठी खानदान के इन सभी लोगों में से ये सबसे ज़्यादा पावरफुल थे और त्रिपाठी खानदान के सभी लोग इन्हें भी यहाँ के हेड बप्पा जी की तरह ही मानते थे। जब बप्पा जी खुद त्रिपाठी फैमिली का सारा बिजनेस देखते थे तब छोटे दादा ही उनके सबसे करीबी और वफादार इंसान थे। इसलिए कोई भी इंसान इनके सामने रूल्स को तोड़ने की हिम्मत नहीं करता था। उनकी बात सुन नरेंद्र कुछ कहता उससे पहले ही मयूरी आगे बढ़कर तुरंत बोली, छोटे दादू। मयूरी त्रिपाठी फैमिली की राजकुमारी थी। भले ही उसे दूसरे लोगों ने ना देखा हो, पर क्योंकि छोटे दादा बप्पा जी के बहुत भरोसेमंद इंसान थे इसलिए उन्हें ज़रूर मयूरी याद होगी। पर उसके शब्द सुनकर छोटे दादाजी हैरान रह गए। पर जैसे ही उन्होंने उसे गौर से देखा, उन्होंने कहा, परी, माफ़ी चाहता हूँ, राजकुमारी। भले ही वो उम्र में काफ़ी बड़े हों, पर त्रिपाठी खानदान की राजकुमारी को नाम से बुलाना उनके नियमों के खिलाफ था। वो मयूरी को इस तरह देख रहे थे जैसे उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने थोड़ा झिझकते हुए उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया और उसे छू कर बोले, मेरी बच्ची, तुम जिंदा हो। बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू आने लगे। उन्होंने कांपती हुई आवाज़ में आगे कहा, उस आग ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया था। उस हादसे के बाद सबने बस यही कहा कि तुम भी उस आग में जलकर मर गई थी। तुम्हारे बप्पा जी सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए वो अभी तक बीमार है। वो तो भगवान का शुक्र है कि उस वक्त सुमित घर पर नहीं था,
वरना अगर उसे भी कुछ हो जाता तो तुम्हारे पप्पा जी तो इस सदमे को सहन ही नहीं कर पाते और शायद आज जिंदा भी नहीं होते। उनकी बात सुनकर मयूरी रुआन सी आवाज़ में बोली, छोटे दादू, मेरे डैड भी उस आग में जलकर मर चुके हैं। इतना कहकर उसने गुस्से से नरेंद्र की तरफ इशारा कर कहा, और इस वक्त आपके सामने जो इंसान खड़ा है वो मेरे डैड नहीं है। 4 साल पहले जो आग लगी थी वो कोई हादसा नहीं था, बल्कि इस हैवान की सोची समझी साजिश थी, क्योंकि ये हमारे परिवार को ख़त्म करके खुद त्रिपाठी खानदान का हेड बनना चाहता था। फिर उनका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मयूरी ने कहा, और आप जानते हैं बप्पा जी किसी बीमारी की वजह से सबसे दूर नहीं है, बल्कि इस हैवान ने ही उन्हें कैद करके रखा हुआ है। अब सिर्फ आप ही हैं जो उन्हें बचा सकते हैं। मयूरी की बात सुनकर छोटे दादा ने हैरान होकर कहा, ये तुम क्या कह रही हो? अगर यह आदमी सुमित त्रिपाठी नहीं है तो फिर कौन है? कुछ सेकंड रुकने के बाद वो मयूरी को देखते हुए बोले, बेटा यही इंसान तुम्हारे पिता हैं। आखिर तुम इस बात पर यकीन क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हें अपने पिता के लिए ऐसे शब्द यूज़ नहीं करने चाहिए। उनकी बात सुनकर मयूरी बाकी लोगों की तरफ भी देखने लगी। वो सब लोग मयूरी को हैरानी से देख रहे थे। ये देखकर मयूरी ने एक गहरी सांस ली और अपने मॉम डैड के कातिल की तरफ उंगली करते हुए बोली, ये आदमी मेरे डैड नहीं बल्कि उनका जुड़वा भाई नरेंद्र है। ये बात सुनते ही वहाँ पर शोर मच गया। सभी लोग हैरान होकर कभी मयूरी की तरफ तो कभी नरेंद्र की तरफ देखने लगे। मयूरी के जन्म लेते ही उसे पहले मेहता फैमिली की देखरेख में भेजा गया था और फिर फ़ौरन पढ़ाई करने के लिए भेज दिया गया। त्रिपाठी फैमिली में वापस आने के बाद भी उसे बाहर की दुनिया के सामने ज़्यादा आने नहीं दिया गया था, इसलिए त्रिपाठी फैमिली के बहुत ही भरोसेमंद लोगों के अलावा किसी ने भी उसे ठीक से नहीं देखा था। उन लोगों को यह नहीं पता था कि जो इंसान अब तक त्रिपाठी फैमिली और त्रिपाठी कॉरपोरेशन को संभाल रहा था वो सुमित नहीं बल्कि नरेंद्र था। सब लोगों को बस इतना ही पता था कि बप्पा जी ने नरेंद्र को बहुत पहले ही त्रिपाठी फैमिली से बाहर निकाल दिया था। इसलिए आज ये सच सुनकर सब लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे। भले ही ये सब सुनने में बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि मयूरी का लगाया हुआ इल्ज़ाम भी बहुत बड़ा था। उसकी बात सुनकर छोटे दादा ने हैरान होते हुए कहा, राजकुमारी तुम मजाक तो नहीं कर रही? क्योंकि नरेंद्र को तो पप्पा जी ने कई सालों पहले ही परिवार से बेदखल कर दिया था, तो फिर यह आदमी नरेंद्र कैसे हो सकता है? छोटे दादा के साथ साथ बाकी सब लोग भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे और नरेंद्र भी इसी मौके की तलाश में था। मयूरी ने एक बार फिर अपनी बात समझाते हुए कहा, छोटे दादू आप मेरी बात समझने की तो कोशिश कीजिए। पर वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही नरेंद्र बीच में बोला, मयूरी तुम्हें अब और क्या साबित करना है? तुम्हें क्या लगता है हमारी फैमिली की मोहर तुम्हारे हाथ में होने से तुम किसी को भी गुमराह कर सकती हो? मयूरी से इतना कहकर वो तुरंत छोटे दादा के सामने जाकर बोला, चाचा जी इस लड़की की किसी भी बात पर यकीन मत कीजिएगा। इसका नाम मयूरी है और मैंने सुना है कि इसने सूरत के बहुत ही फेमस बिजनेसमैन अहान रायज़ादा से शादी की है, पर पता नहीं कहाँ से इसके हाथ हमारी वो पुश्तैनी मोहर लग गई और बस तभी से इसकी नज़रें हमारे परिवार की शान शौकत और जायदाद पर लगी हुई है। ये मेरी बेटियाँ इस परिवार की राजकुमारी नहीं है, बस ऐसा होने का नाटक कर रही है। क्या नाटक? छोटे दादा के ऐसा कहते ही नरेंद्र ने तुरंत अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, जी चाचा जी आप ही सोचिए, अगर ये लड़की सच में परी होती तो ये उस आग के 4 साल बाद वापस क्यों लौट कर आती? ये उससे पहले कहाँ थी? और परी ये बात अच्छे से जानती थी कि वो त्रिपाठी फैमिली की होने वाली हेड है, तो उसके ऐसे उसूलों पर चलने वाली लड़की अहान रायज़ादा से इतनी जल्दी में शादी कैसे कर सकती थी? इस लड़की ने बस अहान रायज़ादा की पावर का यूज़ करके हमें गुमराह करने की कोशिश की है। मुझे तो इस लड़की के इरादे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे। मयूरी का विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है। वो गुस्से से बोली, तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो? और गलत इरादे तुम्हारे हैं, मेरे नहीं। अगर तुम नहीं होते तो मैं बहुत पहले ही अपनी फैमिली में वापस आ गई होती। अगर अहान ने मेरा साथ नहीं दिया होता तो तुमने तो बहुत पहले ही मुझे ख़त्म कर दिया होता। फिर वो नरेंद्र की तरफ इशारा करते हुए अपने छोटे दादा से बोली, छोटे दादू आप मेरी बात पर यकीन कीजिए, यह आदमी मेरे डैड नहीं है। क्या आपको इसके चलने के स्टाइल में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं लग रहा? और चलो मान भी लिया कि ये दिखने में और बातचीत करने में बिल्कुल मेरे डैड के जैसा है, लेकिन उनकी जैसी काबिलियत इनमें बिल्कुल भी नहीं है। और ये बात तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस वक्त त्रिपाठी कॉरपोरेशन की क्या हालत है। इस इंसान के बिजनेस करने के तरीके भी मेरे डैड से बहुत अलग हैं। 4 साल पहले मेरे डैड जिस तरह से कंपनी को चलाते थे, यह आदमी उसके उल्टा सब कुछ कर रहा है। 4 साल पहले सुमित त्रिपाठी की मौत के बाद त्रिपाठी कॉरपोरेशन की हालत ख़राब होने लगी थी। अगर उस वक्त संकेत वहाँ नहीं होता तो आज त्रिपाठी कॉरपोरेशन और भी बदतर हालत में होता। इस सिचुएशन को छिपाने के लिए संकेत ने सबसे यही कहा था कि अपनी पत्नी और बेटी के मरने के बाद सुमित अभी भी सदमे में है और ठीक से बिजनेस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। पर अब मयूरी की बातों ने सभी को इस बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया था।
तभी नरेंद्र ने अपने सफाई देते हुए कहा, चाचा जी, माधुरी और परी के जाने के बाद बप्पा जी भी उस हादसे को बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। उस वक्त मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था, तो कंपनी को कहाँ से संभालता। अगर अब भी आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं सब कुछ संकेत के हवाले करने को तैयार हूँ। मैं इस लड़की पर यकीन इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे अभी तक इसकी सच्चाई नहीं पता है, और ये भी हो सकता है कि इसकी वजह से हमारे परिवार पर कोई मुसीबत आ जाए। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग मयूरी की तरफ अजीब नज़रों से देखने लगे। फिर उसने मयूरी की तरफ देखते हुए कहा, तुम कहती हो ना कि तुम त्रिपाठी फैमिली की राजकुमारी हो, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आज तक यहाँ जो कुछ भी हुआ तुम्हें वो सब याद होगा। अगर चाचा जी तुम्हारे अतीत से जुड़ा कोई भी सवाल तुमसे पूछते हैं तो तुम्हें उसका जवाब तो पता ही होगा, और बाद में तुम ये मत कह देना कि तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है। ये सुनकर मयूरी तुरंत बोली, मेरी याददाश्त जाने का इससे क्या लेना देना है। मैं इस परिवार की वारिस हूँ या नहीं, इसका पता लगाना तो बहुत आसान है। तुम भी तो सुमित त्रिपाठी होने का दावा कर रहे हो, तो चलो हम डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं। अभी सबके सामने सब कुछ आ जाएगा। डीएनए टेस्ट से एटलीस्ट ये बात तो प्रूफ हो ही सकती है कि मयूरी त्रिपाठी फैमिली का ही खून है, क्योंकि नरेंद्र सुमित का ही जुड़वा भाई था, तो उन दोनों का डीएनए एक दूसरे से काफ़ी हद तक मिल सकता था, और दो जुड़वा लोगों का डीएनए करीब एक जैसा ही होता है। ये सुन नरेंद्र का चेहरा उतर गया, पर मयूरी की बात छोटे दादाजी को भी सही लगी। तभी मयूरी बोली, अगर छोटे दादू को मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं डीएनए टेस्ट करवाने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन बप्पा जी अभी भी इस इंसान के कब्जे में है और मुझे लगता है कि उनकी जान को भी खतरा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सब बड़े मेरे साथ बप्पा जी से मिलने चलें। पर अगले ही सेकंड नरेंद्र ने कहा, नहीं, बप्पा जी की हालत ठीक नहीं है और डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा है। इतने सारे लोगों का एक साथ उनसे मिलने जाना उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये लड़की जानबूझकर ये सब कर रही है, इसलिए हमसे सबसे पहले इसी की सच्चाई जाननी चाहिए। नरेंद्र अब तक खुद को प्रूव करते करते थक चुका था, इसलिए जल्दबाजी में उसके बात करने का तरीका भी अब बदलने लगा था, और मयूरी की बात सुनने के बाद तो वहाँ मौजूद बहुत से लोग इस बदलाव को महसूस कर पा रहे थे। तभी छोटे दादा ने वहाँ खड़े सब लोगों की तरफ देखते हुए कहा, मुझे लगता है हमें इन दोनों का डीएनए टेस्ट करवाना ही चाहिए, पर बप्पा जी भी बहुत ज़रूरी है। अब जब हम सब लोग यहाँ हैं ही तो हमें उनसे मिल ही लेना चाहिए, पर ऐसा हो सकता है कि उनसे मिलने हम में से कुछ लोग ही जाएं। फिर उन्होंने मयूरी की तरफ इशारा करते हुए कहा, राजकुमारी, तुम और मैं बप्पा जी से मिलने चलेंगे, क्या ये ठीक रहेगा? उनकी बात सुनकर मयूरी तो खुश हो गई, पर नरेंद्र गुस्से में आ गया। पर उसने एक बार और कोशिश करते हुए कहा, चाचा जी, डॉक्टर ने बप्पा जी को आराम करने को कहा है। पर वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही छोटे दादा बोले, पर उनसे मिलने में परेशानी क्या है? कहीं तुमने सच में कुछ गलत तो नहीं किया? अब नरेंद्र के पास उनकी बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। उसने कहा, ठीक है, जैसा आपको सही लगे, पर मुझे बस इस बात की फिक्र है कि इस लड़की के पास हमारी पुश्तैनी मोहर है। अगर बप्पा जी को कुछ हो गया तो इस लड़की को हेड बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तब छोटे दादा बोले, अगर डीएनए टेस्ट से साबित हो गया कि ये तुम्हारी बेटी है तो त्रिपाठी फैमिली को उसका हेड और उसकी राजकुमारी दोनों मिल जाएंगे। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हें तुम्हारी बेटी वापस मिल जाए? ये सुनकर नरेंद्र ने अजीब तरह से हंसते हुए कहा, चाचा जी, मैं ज़रूर चाहता हूँ कि मुझे मेरी बेटी मिल जाए, पर मुझे बस ये यकीन नहीं हो रहा कि ये लड़की मेरी बेटी परी है। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि कोई भी अजनबी हमारा फ़ायदा ना उठा ले। छोटे दादाजी बोले, अगर यही बात है तो चलो हमें बप्पा जी से मिलवाओ, मैं भी देखता हूँ कि मेरे होते हुए बप्पा जी को कौन नुकसान पहुँचाता है। नरेंद्र को अब ना चाहते हुए भी उनकी बात माननी पड़ी। मयूरी अपने साथ सुजल को भी ले जाना चाहती थी, पर नरेंद्र ने इसके लिए मना कर दिया। उसने कहा, संकेत ही हमेशा से बप्पा जी का ध्यान रखता है, इसलिए क्यों ना हम उसे भी अपने साथ ले लें। कहते हुए उसने संकेत को अपने साथ आने का इशारा किया। मयूरी संकेत को बहुत ध्यान से देख रही थी। हालांकि वो शुरू से लेकर अब तक बिल्कुल चुप खड़ा था, पर उसे देखकर मयूरी को कुछ तो अजीब लग रहा था। उसने ही आर्यन को सुजल को ढूंढने को कहा था। इसका मतलब वो मयूरी के बारे में सब कुछ जानता था, पर इसके बावजूद भी जब मयूरी की आइडेंटिटी पर सवाल उठ रहे थे तब संकेत ने कुछ भी क्यों नहीं कहा। और वो तो नरेंद्र की सच्चाई भी अच्छे से जानता था। अगर वो चाहता तो वो सबके सामने ये बात प्रूफ कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। मयूरी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर संकेत करना क्या चाहता था। तभी उसे संकेत की आवाज़ आई, बप्पा जी ऊपर वाले रूम में है, आप लोग प्लीज़ इस तरफ से आइए। मयूरी ने कभी नहीं सोचा था कि नरेंद्र ने बप्पा जी को इसी घर में रखा होगा। उसे हमेशा यही लगता था कि बप्पा जी किसी और जगह पर होंगे। इस वक्त उसके चेहरे पर फिक्र साफ नजर आ रही थी, और यही देखकर छोटे दादा को भी धीरे धीरे उस पर यकीन होने लगा था। तभी नरेंद्र ने कहा, ये रूम भले ही काफ़ी दूर है, लेकिन यहाँ किसी का भी शोर नहीं आता।
और यहाँ का शांति वाला माहौल उनके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। फिर संकेत ने आगे बढ़कर उस रूम का दरवाज़ा खोल दिया। वो रूम देखने में किसी हॉस्पिटल वार्ड के जैसा लग रहा था। वहाँ बेड पर कोई लेटा हुआ था। उन्हें देखकर मयूरी खुद को रोक नहीं पाई और आगे बढ़कर उन्हें देखने जाने लगी, पर तभी पीछे से नरेंद्र ने उसे रोकते हुए कहा, तुम उनके करीब नहीं जा सकती। मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया था कि तुम उन्हें सिर्फ दूर से ही देख सकती हो, तो तुम ये सब करके क्या जताना चाहती हो। पर मयूरी उसकी आवाज़ को अनसुना करके अंदर जाने लगी, पर फिर संकेत ने उसकी कलाई हल्के से पकड़ी और उसे अपनी तरफ खींच लिया। फिर तुरंत उसका हाथ छोड़ भी दिया। कुछ सेकंड बाद मयूरी को रियलाइज़ हुआ कि संकेत ने उसे खींचकर नरेंद्र से कुछ दूर कर दिया था। जैसे ही मयूरी ने उसे हैरान होकर देखा तो वो बोला, बप्पा जी को आराम की ज़रूरत है, तुम उनसे मिलने अंदर जा सकती हो, पर जरा सी भी आवाज़ मत करना। उन्हें एक बार देखते ही तुम्हें तुरंत वापस बाहर आना होगा। कहते हुए उसने अपनी नज़र छोटे दादा की तरफ घुमा ली। छोटे दादा भी संकेत की बात से सहमत थे। मयूरी कुछ और भी कहना चाहती थी, पर वो जानती थी कि इस वक्त उसका कुछ भी कहना बेकार था। उस रूम में बहुत शांति थी और बेड पर पप्पा जी लेटे हुए थे। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखें बिल्कुल बंद थी। उनके आसपास बहुत सारी मशीनें लगी हुई थी। उन्हें ऐसी हालत में देख मयूरी के मुंह से धीरे से निकला, पप्पा जी। अपने दादा को मशीनों के सहारे अपनी ज़िंदगी बिताते हुए देखकर मयूरी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके दिमाग में फिर से बहुत सी यादें घूमने लगी। जब वो मेहता फैमिली से वापस आई थी, तब उसके डैड ने उसे बताया था कि पप्पा जी हर किसी से मिलते जुलते नहीं हैं और अपने उसूलों के बहुत पक्के हैं। कोई भी उनके सामने ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकता। पर जब वो खुद पप्पा जी के सामने आई तो उसे देख वो अपने सारे उसूल भूल गए थे। उस दिन अपनी पोती को देखकर उनके चेहरे पर जो खुशी थी वो सच में देखने लायक थी। परी, मेरी प्यारी बच्ची, आओ जल्दी से अपने दादू के गले लग जाओ। उस दिन पप्पा जी का ये बर्ताव देखकर घर के नौकर तक हैरान हो गए थे। जो पप्पा जी अपनी कड़क स्वभाव के लिए जाने जाते थे, वो उस दिन किसी बच्चे की तरह अपनी पोती के साथ खेल रहे थे। मयूरी के मन में अभी भी उस दिन पप्पा जी की कही बातें गूंज रही थी। मेरी परी तो हीरा है। परी बेटा, तुम जितनी जल्दी सब सीख जाओगी, उतनी जल्दी तुम्हारे दादू को भी थोड़ा आराम करने का वक्त मिल जाएगा, क्योंकि अब मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ ना। और उनकी बात सुनकर परी ने उस वक्त कहा था, पप्पा जी, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा आपके साथ रहने के लिए मैं कभी शादी भी नहीं करूँगी। मयूरी के दिमाग में इस वक्त न जाने कितनी ही यादें और तस्वीरें घूम रही थी, पर जैसे ही उसका ध्यान पप्पा जी की हालत पर गया तो वो फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें ऐसी हालत में देखकर वो अपने मन ही मन बोली, इन लोगों ने तो कहा था कि पप्पा जी को सिर्फ आराम की ज़रूरत है, पर इनकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है। मयूरी खुद एक नर्स रह चुकी थी, इसलिए उनके आसपास लगी मशीन्स देखकर उनकी सिचुएशन का पता लगा पा रही थी। नरेंद्र ने भी उसे पप्पा जी से सिर्फ इसलिए मिलने दिया था क्योंकि पप्पा जी ना तो इस वक्त कुछ बोल सकते थे और ना ही कुछ समझ सकते थे। तभी छोटे दादा ने कहा, तुम्हारे दादू उस हादसे के सदमे से उबर नहीं पाए। हालांकि डॉक्टर ने कहा था कि वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे, पर शायद उम्र की वजह से उनकी हालत में कोई सुधार होता नहीं दिख रहा। ये कहते कहते उनकी आंखों में आंसू आ गए। मयूरी धीरे से उनके करीब जाकर बोली, अगर डॉक्टर का कहना था कि उनकी हालत सुधर सकती है, तो इस वक्त उनकी हालत इतनी सीरियस क्यों है। मयूरी की बात सुनकर जैसे ही छोटे दादा इस बारे में नरेंद्र से कुछ कहने वाले थे, उसने तुरंत कहा, अब हमें चलना चाहिए, पप्पा जी को रेस्ट की ज़रूरत है। पर मयूरी आगे बढ़कर करीब से पप्पा जी को देखना चाहती थी, पर संकेत ने उसे रोकते हुए धीमी आवाज़ में कहा, अगर तुम पप्पा जी को ज़्यादा डिस्टर्ब करोगी तो उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी बात सुनकर मयूरी हैरान होकर उसे देखने लगी और मन ही मन बोली, क्या पप्पा जी इस इंसान से मेरी शादी करवाना चाहते थे। ये अच्छे से जानता है कि पप्पा जी की इतनी बुरी हालत सिर्फ नरेंद्र की वजह से है, और ये उसका सच सबके सामने लाने की जगह उस हैवान की असलियत पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। वो उसके कड़क आवाज़ में बोली, और अगर मैंने तुम्हारी बात ना मानी तो। संकेत ने तुरंत उसकी कलाई पकड़ी और खींचते हुए उसे रूम से बाहर ले गया। मयूरी उससे अपना हाथ छुड़ाना चाहती थी, पर अगले ही सेकंड उसे कुछ महसूस हुआ और वो चुपचाप वहाँ से बाहर आ गई। पर संकेत का ऐसा बर्ताव देख छोटे दादा खुद को रोक नहीं पाए और बोले, संकेत, राजकुमारी जी को पप्पा जी की फिक्र हो रही है, इसलिए वो उन्हें देखने के लिए कह रही थी। तुम उनके साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हो। लेकिन इससे पहले कि संकेत कुछ कह पाता, नरेंद्र ने तुरंत आगे आकर कहा, चाचा जी, आप नाराज मत होइए प्लीज़। जब पप्पा जी की सेहत की बात आती है तो संकेत को किसी चीज़ का ख्याल नहीं रहता। जब से पप्पा जी की तबीयत खराब हुई है, तब से संकेत ही इनका ध्यान रखता है। और वैसे भी मुझे लगता है हमें इस लड़की को त्रिपाठी फैमिली की राजकुमारी का दर्जा देने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तभी मयूरी ने छोटे दादा की तरफ देखते हुए कहा, छोटे दादू,
मुझे तो बस बप्पा जी की ऐसी हालत देखकर उनकी थोड़ी फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं उन्हें बस थोड़ा करीब से देखना चाहती थी। मेरा इरादा उन्हें परेशान करने का बिल्कुल नहीं था। उसकी बात सुन छोटे दादा ने कहा, तुम्हें कोई भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ। पर अब तो तुम बप्पा जी को अपनी आंखों से देख चुकी हो ना, वो ठीक है और सुमित उनका अच्छे से ख्याल रख रहा है। अब तो तुम्हें तसल्ली हो गई ना। उनकी बात सुनकर मयूरी ने हैरान होते हुए कहा, छोटे दादू, क्या आपको सच में लगता है कि बप्पा जी ठीक है? बप्पा जी जैसे मजबूत और रौबदार इंसान आज बिल्कुल बेजान पड़े हैं। वो ना तो चल सकते हैं और ना ही कुछ बोल सकते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने तो हमें एक बार आंखें खोल कर तक नहीं देखा। आप किंग ऑफ मेडिसिन को तो जानते ही होंगे, वो अभी हमारे साथ नीचे ही हैं। मैं चाहती हूँ कि उनसे एक बार बप्पा जी का। पर वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही नरेंद्र उसकी बात काटते हुए कहा, मयूरी, तुम्हें ज़्यादा होशियारी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तुम न जाने कहाँ से अनजान लोगों की भीड़ लेकर यहाँ मुझ पर इल्ज़ाम लगाने आ गई। तुम्हारी बात मानकर मैं तुम्हें यहाँ बप्पा जी से मिलवाने भी ले आया, लेकिन अब तुम और क्या करना चाहती हो? ये मत समझो कि मैं तुम्हारे इरादों को नहीं जानता, क्योंकि तुम्हारे पास वो पुश्तैनी मोहर है। अगर तुम्हारे किसी भी ट्रीटमेंट से बप्पा जी की जान चली गई तो तुम त्रिपाठी फैमिली की हेड बन जाओगी ना। तुम्हें क्या लगता है त्रिपाठी फैमिली में सब लोग बेवकूफ़ हैं? इस पर मयूरी ने शांति से कहा, ठीक है, अगर तुम्हें कुछ गलत नहीं किया तो फिर तुम किसी और को बप्पा जी का चेकअप क्यों नहीं करने देते? पर तभी नरेंद्र ने गुस्से में कहा, ये क्या मजाक लगा रखा है तुमने? मैंने एक से बढ़कर एक डॉक्टर को बुलाकर बप्पा जी का चेकअप करवाया है। जो हो सकता था मैंने वो सब कर लिया, लेकिन प्लीज़ ये बेकार के इल्ज़ाम लगाना बंद करो। तभी छोटे दादा ने कहा, ये बात बिल्कुल सच है कि बप्पा जी का ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छे डॉक्टर से करवाया गया है। यहाँ तक कि उनमें से कुछ डॉक्टर को तो मैंने खुद बुलाया था, पर उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं आया। इसलिए अब डॉक्टर के कहने पर ही उन्हें आराम करने के लिए रखा गया है। मयूरी ने अपनी आंखें चढ़ाते हुए कहा, तो क्या डॉक्टर को रिश्वत नहीं दी जा सकती? उसकी बात सुनकर छोटे दादा हंसते हुए बोले, बप्पा जी के इलाज के लिए ना जाने कितने ही डॉक्टर को बुलाया गया था, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उन सभी डॉक्टर्स को रिश्वत दी गई हो और किसी को भी इस बारे में पता ना लगा हो? और इतना ही नहीं, बप्पा जी का जो 2 लोग ध्यान रखते थे वो उनके बहुत ही भरोसेमंद इंसान थे, इसलिए त्रिपाठी फैमिली के किसी भी इंसान ने आज तक इस बारे में कोई सवाल नहीं उठाया था। मयूरी को इस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे, पर तभी वो बोली, छोटे दादू, चाहे कोई कुछ भी कहे, पर मैं जानती हूँ कि इसी इंसान ने मेरे मॉम डैड की जान ली है। आप भले ही मुझ पर यकीन मत कीजिए, पर आप प्लीज़ बप्पा जी को इस नरेंद्र के पास मत छोड़िए। फिर उसने छोटे दादा का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, मैं बप्पा जी को अपने साथ कहीं नहीं ले जाना चाहती, लेकिन आप तो उन्हें अपने साथ घर ले जा सकते हैं ना। जब तक उनके आसपास ही नरेंद्र नहीं रहेगा तब तक मुझे भी किसी बात की फिक्र नहीं होगी। उसकी बात सुन नरेंद्र ने भड़क कर कहा, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बप्पा जी सिर्फ त्रिपाठी फैमिली के हेड ही नहीं बल्कि मेरे पिता भी हैं। अगर उनका ध्यान रखने के लिए उन्हें चाचा जी के घर भेज दिया गया तो त्रिपाठी फैमिली के लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? और अगर उन्हें होश आ गया और उन्हें मैं संकेत में से कोई नज़र नहीं आया तो उनकी तबीयत और भी बिगड़ सकती है। तब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पर इससे पहले नरेंद्र कुछ और कह पाता, मयूरी तुरंत छोटे दादा के पैरों में गिर गई। ये देखकर छोटे दादा दंग रह गए और उन्होंने तुरंत अपने कदम पीछे हटाते हुए कहा, राजकुमारी, ये आप क्या कर रही हैं? आप जल्दी से खड़ी हो जाइए। पर मयूरी ने वैसे ही ज़मीन पर बैठते हुए ही कहा, छोटे दादू, मैं इस वक्त आपको ये तो नहीं बता सकती कि 4 साल पहले तब क्या हुआ था, पर आपने अपनी आंखों से मेरे डैड को बड़ा होते हुए देखा है। क्या आपको अपने सामने खड़े इस इंसान पर जरा भी शक नहीं होता? क्या आपको कभी नहीं लगा कि ये इंसान आपके सुमित नहीं है? छोटे दादा उसे हैरान होकर सुन रहे थे। मयूरी ने आगे कहा, छोटे दादू, मैं अपने बप्पा जी के लिए आपसे भीख मांगती हूँ। आप प्लीज़ कुछ वक्त के लिए उन्हें अपने घर ले जाइए। बस एक बार सारा सच सामने आ जाए, फिर चाहे आप बप्पा जी को यहाँ वापस भेज दीजिएगा या आप संकेत को भी बप्पा जी की केयर करने के लिए ले जा सकते हैं। छोटे दादा बोले, राजकुमारी, आप पहले खड़ी हो जाओ, हम इस बारे में आराम से बात करेंगे। उनके कहने पर मयूरी खड़ी हो गई। फिर छोटे दादा बोले, तुमने जो कहा वो बहुत ही सीरियस मामला है। मैं इस बारे में अकेले फैसला नहीं ले सकता, पर मैं आपकी फ़िक्र अच्छे से समझ सकता हूँ। चलो नीचे चलकर बाकी लोगों से इस बारे में बात करते हैं। अगर सब मान जाते हैं तो मुझे भी बप्पा जी को अपने पास रखने में कोई परेशानी नहीं है। उसकी बात सुनकर नरेंद्र को अब डर लगने लगा था कि कहीं बाकी लोग भी इस बात के लिए मान न जाए। फिर वो लोग नीचे आ गए। वहाँ जाकर छोटे दादा ने इस बारे में सबसे पूछा तो वो लोग भी इस बात के लिए एग्री हो गए। अब बप्पा जी छोटे दादा के पास ही उनके बंगले में कुछ दिन रहने वाले थे।
तभी छोटे दादा ने सबके सामने ऊंची आवाज़ में कहा, बप्पा जी के साथ संकेत भी मेरे बंगले पर उनकी देखभाल के लिए रहेगा और जब तक ये मैटर सुलझ नहीं जाता तब तक किसी को भी बप्पा जी से मिलने की परमिशन नहीं है। ये सुनकर मयूरी ने चैन की सांस ली। आज जो कुछ भी हुआ उसे त्रिपाठी फैमिली के सभी लोगों के मन में नरेंद्र के लिए शक का बीज पैदा हो चुका था। अब नरेंद्र धीरे धीरे मयूरी के जाल में फंसता जा रहा था। फिर छोटे दादा ने मयूरी के पास जाकर कहा, मैं डीएनए टेस्ट करवाने के लिए खुद अपने भरोसेमंद आदमियों को वहां भेजूंगा। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा कि कोई भी रिजल्ट्स के साथ छेड़छाड़ न करे। इसके बाद हम सब लोग इस मामले पर कोई फैसला लेंगे। कोई गड़बड़ न हो, इसलिए टेस्ट भी 2-3 बार किया जाएगा। इतना कहकर छोटे दादा ने सबको वहां से जाने के लिए कहा और मयूरी को भी कल तक रिजल्ट का वेट करने को कहा। नरेंद्र ने कभी नहीं सोचा था कि आज ये मैटर इतना आगे बढ़ जाएगा। उसकी बात सुनकर मयूरी ने हाँ में अपना सर हिला दिया पर कुछ कहा नहीं। आहान और मयूरी फिर अपनी कार में आ गए और जल्दी से वहां से निकल गए। आहान ने इस शहर में भी अपना एक बंगला खरीद रखा था। भले ही ये बंगला रायजादा मैंसन जितना बड़ा ना हो पर उन सब के रहने के लिए काफ़ी था। वैसे भी होटल से अपने बंगले में रहना उनके लिए ज़्यादा सेफ और कंफर्टेबल था। वहां जाने से पहले ही आहान ने केयर टेकर से कहकर वहां की सफाई और बाकी अरेंजमेंट्स देखने को कह दिया था ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम न हो। वहां पहुंचकर आहान ने कहा, सब कुछ इतना अचानक से और जल्दी में हुआ कि नरेंद्र को ये पता ही नहीं लग पाया कि हम लोगों ने पहले से ही बप्पा जी को उसके चंगुल से छुड़ाने का प्लान बना लिया था। पर हमें अब उसका अगला कदम उठाने से पहले ही बप्पा जी को ठीक करना होगा, क्योंकि एक बार बप्पा जी होश में आ गए तो नरेंद्र त्रिपाठी का कोई भी झूठ काम नहीं करेगा। उसकी बात सुनकर सुजल तुरंत मयूरी की तरफ देखते हुए बोली, मयूरी, बप्पा जी की हालत अब कैसी है? मयूरी धीरे से बोली, बहुत ज़्यादा खराब। फिर वो सब लोग घर के अंदर आ गए। मयूरी काउच पर बैठ गई पर उसके मन में अब भी बप्पा जी का ही ख्याल आ रहा था। उसे इतना ज़्यादा टेंशन में देखकर आहान ने तुरंत उसे अपनी बाहों में ले लिया। फिर मयूरी थोड़ा रुक कर बोली, भले ही ये लोग कह रहे हैं कि बप्पा जी को सदमे की वजह से हार्ट अटैक आया था पर उनकी हालत देखकर साफ समझ आ रहा था कि बात कुछ और ही है। हमें ये तो नहीं पता कि नरेंद्र ने उनके साथ क्या किया, पर बप्पा जी इस वक्त बेहोशी की हालत में है। मैंने छोटे दादू को कहा भी था कि हमें उन्हें एक बार किंग ऑफ मेडिसिन को दिखा देना चाहिए, पर नरेंद्र इस बात के लिए राजी नहीं हुआ। तभी उसे कुछ याद आया और उसने अपनी जेब में हाथ डालकर एक दवाई निकाली और कहा, बप्पा जी का लगातार बेहोशी की हालत में होना सच में बहुत अजीब है। मैं उन्हें जगाने की कोशिश करने ही वाली थी कि तभी संकेत ने मुझे रोक दिया। पहले मुझे लगा कि वो मुझे उस रूम से बाहर निकालना चाहता है, पर उसने सबकी नज़रों से बचकर मेरे हाथ में ये दवाई थमा दी। वो उस दवाई को सुजल को दिखाते हुए बोली, मुझे लगता है कि यही दवाई बप्पा जी की बेहोशी की वजह है। उसकी बात सुनकर माही ने हैरान होकर कहा, संकेत, वो आदमी तो नरेंद्र के लिए काम करता है ना? मुझे तो लगता था कि वो सिर्फ उसी का कहा मानता है। तभी आर्यन ने कहा, मुझे लगता है कि संकेत का इरादा गलत नहीं है। पहले भी संकेत ने आर्यन को वो चिट देकर सुजल को ढूंढने का मैसेज दिया था और अब भी वो मजूरी की हेल्प कर रहा था। लेकिन आर्यन की बात नकारते हुए माही बोली, उसके बारे में अभी से कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। अगर संकेत सच में हमारी हेल्प करना चाहता है तो उसने इस दवाई के बारे में पहले हमें क्यों नहीं बताया? फिर सब लोग सुजल की तरफ देखने लगे जिसके हाथों में इस वक्त वो दवाई थी। सुजल ने उसे चेक करने की कोशिश की पर उसे भी कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा, इसके बारे में पता लगाने के लिए मुझे इसका लैब में टेस्ट करवाना होगा। उसकी बात सुनकर माही बोली, पर इसे लैब में ले जाने की क्या ज़रूरत है? तुम शायद भूल रही हो, पर यह काम यहाँ कोई और भी कर सकता है। इतना कहकर वो सुदेश की तरफ देखने लगी। सुदेश किंग ऑफ मेडिसिन था, उससे बेहतर किसी भी दवाई की जानकारी और किसे हो सकती थी। माही की बात सुनकर सुजल ने भी तुरंत सुदेश की तरफ देखा। इस वक्त वो बिल्कुल चुपचाप काउच पर बैठा हुआ था। उसे देखकर ऐसे लग रहा था जैसे वो उनके मैटर में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं था। पर जब उसने सुजल को अपनी ओर देखते हुए देखा तो वो तुरंत उठकर उसके पास आ गया और बोला, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? तुम्हें प्यास लगी है क्या? रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी ले आता हूँ। पर इससे पहले कि वो कुछ और कहता, सुजल ने अपने हाथ में पकड़ी हुई दवाई उसे दिखाई और कहा, क्या तुम इस दवा के बारे में कुछ बता सकते हो? पर उसने सुजल की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वापस आकर काउच पर लेट गया। पर जब उसने देखा कि सुजल अभी भी उसी की ओर देख रही थी तो उसने धीरे से कहा, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं सिर्फ यहाँ तमाशा देखने आया हूँ। हमारी फैमिली के भी अपने कुछ रूल्स हैं और हम लोग कभी भी त्रिपाठी फैमिली के मैटर में कोई इंटरफियर नहीं करते। इसलिए अगर तुम लोगों के इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो तुम लोग मुझसे इसके जवाब की कोई उम्मीद मत करो। अपनी बात पूरी करके सुदेश अपनी आंखें बंद करके लेट गया। आज तक सुदेश ने सुजल की किसी भी बात के लिए मना नहीं किया था, यहाँ तक कि उसने उसके कहने पर विक्रांत की जान भी बचा दी थी।
पर पता नहीं क्यों अब वो इस छोटी सी दवाई के बारे में बताने से भी मना कर रहा था। उसकी ये बात किसी को भी समझ नहीं आ रही थी। किसी को नहीं पता था कि वो ये सब क्यों कर रहा था। सूजल को सच में उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो तुरंत खड़ी हुई और बोली, मैं यहाँ पास में किसी लैब से कांटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। मुझे बस आप लोग एक रात का वक्त दीजिए। सुबह तक मैं इस दवाई के बारे में सब कुछ पता लगा लूँगी। पर तभी पीछे से सुदेश की आवाज़ आई, रुको एक सेकंड। सुजल की बात खत्म होते ही वो तुरंत उस काउच से खड़ा हुआ और बोला, पिछले कुछ दिनों से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हें इस तरह पूरी रात नहीं जागना चाहिए। पर सुजल ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और वहाँ से जाने लगी। पर तभी सुदेश ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और फिर अपना चेहरा लटका कर बोला, अच्छा बाबा ठीक है, मैं तैयार हूँ। मैं इस दवाई के बारे में तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ, अब ठीक है। पर सुजल तो अब भी उससे गुस्सा थी। उसने गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम्हें हमारी हेल्प नहीं करनी चाहिए। तुम तो अपनी फैमिली के उसूलों की परवाह करो, हमारे लिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सुदेश उसका इस तरह से गुस्से में होना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, कौन से उसूल? मेरे लिए तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। सुजल को उसका इस तरह से मनाना बहुत अच्छा लग रहा था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, ठीक है, पर आइंदा अगर तुमने मुझे कभी मना किया तो मैं तुमसे कभी हेल्प नहीं लूँगी। उसके ये कहते ही सुदेश ने उस दवाई को अपने हाथ में लिया और उसे अपनी नाक के पास ले जाकर सूंघने लगा। पर अगले ही पल उसने अपनी आंखें चढ़ा ली। फिर वो धीरे से स्माइल करते हुए वापस काउच पर जाकर बैठ गया और बोला, ये एक स्लो पॉइजन है। एक बार इसे लेने के बाद पेशेंट को इसकी आदत लग जाती है और अगर एक बार देने के बाद ये लगातार नहीं दिया गया तो धीरे धीरे से ये जान ले सकता है। उसकी बात सुनकर आहान ने अचानक कहा, क्या कहा तुमने? उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सब कुछ समझ चुका हो। जब नरेंद्र ने बप्पा जी को छोटे दादाजी के बंगले पर जाने से रोकने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं किया, तभी आहान समझ गया था कि वहाँ ज़रूर कुछ तो गड़बड़ थी। पर यह बात किसी को नहीं पता थी कि नरेंद्र ने बहुत खतरनाक जाल बिछाया हुआ है। तभी अचानक मयूरी गुस्से से बोली, नरेंद्र त्रिपाठी, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। उसने खुद को शांत कर आगे कहा, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि संकेत इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा था। वो हमारी हेल्प करना चाहता है पर उसे ज़बरदस्ती चुप रहना पड़ रहा है। वो चाहकर भी किसी के सामने कुछ नहीं बोल सकता था, क्योंकि अगर वो हमारी हेल्प करता है तो नरेंद्र समझ जाएगा कि संकेत उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहा है और फिर वो उसे को और बप्पा जी के पास नहीं रहने देगा। संकेत के चुप रहने के पीछे बस यही वजह है कि वो बस नरेंद्र को ये यकीन दिलाना चाहता है कि वो उसके फेवर में ही है, ताकि वो आगे भी बप्पा जी के साथ रह सके। अगर संकेत नहीं होता तो शायद बप्पा जी की हालत इससे भी ज़्यादा बदतर हो सकती थी। संकेत ने बप्पा जी को कोई धोखा नहीं दिया था, उसने तो बल्कि बप्पा जी की सेवा की है। उसकी बातें सुनकर सुदेश ने अजीब तरह से स्माइल करते हुए कहा, क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा कि संकेत ने तुम्हें ये दवाई पहले क्यों नहीं दी? फिर एक सेकंड रुक कर उसने कहा, चलो मैं ही तुम्हें बता देता हूँ। उसने पहले ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानता था कि तुम लोग इस दवाई का एंटीडोट कभी नहीं ढूंढ पाओगे। उसकी बात सुनकर माही ने हैरानी से कहा, तो फिर अब उसने हमें ये दवाई क्यों दी? माही की बात सुनकर सुदेश उसे ऐसे देखने लगा जैसे वो कोई इडियट हो जिसे कुछ समझ नहीं आ सकता। फिर अगले ही सेकंड उसके पास ही बैठी सुजल के कंधों पर सर रखकर किसी बच्चे की तरह कहा, सुजल प्लीज़ हेल्प मी, यहाँ कोई कुछ भी नहीं समझ सकता क्या? दरअसल जब संकेत ने वहाँ किंग ऑफ मेडिसिन यानी सुदेश को देखा तो उसे यकीन हो गया कि वो बप्पा जी को दी जाने वाली दवाई का एंटीडोट जरूर बता सकता है। उसे लगा था कि सुदेश वहाँ मयूरी की हेल्प करने के लिए आया होगा, पर सुदेश ने तो ऑलरेडी खुद को उस मैटर से अलग कर दिया था और अगर सुजल यहाँ नहीं आई होती तो वो तो यहाँ आता ही नहीं। इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो उस दवाई का एंटीडोट बनाना ही था, बल्कि इस काम के लिए सुदेश को मनाना था। और जैसे ही मयूरी ने सुदेश को कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, वो तुरंत सुजल के पीछे जाकर खड़ा हो गया और बोला, सुजल देखो कैसे सब लोग मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, अब तो मुझे सच में डर लग रहा है। उसे इस तरह से अजीब हरकतें करते हुए देखकर सुजल गुस्से से बोली, पहले तुम ठीक से बैठो। सुदेश ने जैसे ही सुजल का गुस्से से भरा लाल चेहरा देखा, उसने जल्दी से मयूरी को दवाई पकड़ाई और काउच पर लेट गया। उससे पहले कि कोई उसे एंटीडोट के लिए कुछ भी कहता, वो ऐसे एक्टिंग करने लगा जैसे उसे नींद आ गई हो। उसका साफ मतलब था कि वो उसकी हेल्प नहीं करना चाहता था। सुजल तुरंत उसके करीब गई और उसे कंधे से हिलाते हुए जगाने की कोशिश करने लगी, पर जब उसने उसकी तरफ कोई रिएक्ट नहीं किया तो वो उसके चेहरे को थपथपाने लगी। तभी सुदेश ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने और करीब ले आया और बोला, सुजल क्या तुम इतने लोगों के सामने मेरे साथ फ्लर्ट करना चाहती हो? उसकी बात सुनकर सुजल दंग रह गई थी।
पर फिर वो खुद को संभालते हुए बोली, क्या तुम इस दवाई का एंटीडोट बना सकते हो? अगले ही सेकंड सुदेश ने अपना मुंह लटकाते हुए कहा, मुझे तो लगा था कि तुम मेरे साथ वापस जाना चाहती हो, पर अब मुझे लग रहा है कि तुम तो बस मुझे काम देकर थकाना चाहती हो ताकि मैं रात में तुम्हें परेशान न कर सकूं। सुदेश। सुजल उसकी फालतू की बातें सुनकर परेशान हो गई थी। वो गुस्से में चिल्लाई तो सुदेश ने कहा, ओके, आई एम सीरियस, मैं उस दवाई का एंटीडोट नहीं बना सकता। उसकी बात सुनकर सभी लोग हैरानी से उसकी ओर देखने लगे, क्योंकि अगर किंग ऑफ मेडिसिन उस दवाई का एंटीडोट नहीं बना सकता था तो फिर दुनिया में कोई भी इंसान ये एंटीडोट नहीं बना सकता था। और अगर ये एंटीडोट नहीं बना तो पप्पा जी ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकते थे। ये सोचकर मयूरी का चेहरा मायूस हो गया। ये देखकर सुजल भी परेशान हो गई। उसने सुदेश का हाथ पकड़ा और कहा, अगर तुम इस दवाई को एक बार सूंघते ही इसके बारे में सब कुछ बता सकते हो तो तुम इसकी एंटीडोट क्यों नहीं बना सकते? उसकी बात सुनकर सुदेश बोला, तुम बेकार की बात मत करो सुजल, मेरा सिर्फ नाम डेविल है, पर मैं सच में किसी की ज़िंदगी या मौत को नहीं रोक सकता, इसलिए सॉरी, पर मैं ये एंटीडोट नहीं बना सकता। कहते हुए वो बहुत मायूस दिख रहा था, पर सुजल कोई बेवकूफ़ नहीं थी। वो समझ चुकी थी कि सुदेश जरूर उसे कुछ ना कुछ छिपा रहा है। वो बोली, अगर तुम हमारी हेल्प नहीं करोगे तो मुझे और मयूरी को इस पर साथ में काम करना होगा। सुदेश बोला, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम दोनों नर्स रह चुकी हो, पर यह सब करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि भले ही तुम्हें इस दवाई में मिले इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता लग जाए, पर फिर भी तुम इसका एंटीडोट नहीं बना पाओगी। ये सुनकर सुजल और बाकी सब लोग भी कंफ्यूज हो गए, पर शायद आहान उसकी बातों का मतलब समझ चुका था। आखिर सुदेश क्या कहने की कोशिश कर रहा था। आहान ने कहा, संकेत के पीछे इतने सारे बॉडीगार्ड को देखकर साफ पता लगता है कि नरेंद्र उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता, पर उससे फिर भी पप्पा जी की देखभाल के लिए संकेत को ही रखा है और उसी से वो दवाई भी दिलवाता है। इसका मतलब ये है कि वो जानता है कि भले ही संकेत के हाथ वो दवाई लग जाए, पर क्योंकि कोई भी उस दवाई का एंटीडोट नहीं बना सकता, इसलिए वो बिल्कुल बेफिक्र है, क्योंकि उस दवाई में एक ऐसी चीज़ डाली जाती है जो बहुत ही रेयर है और कहीं भी ईजिली नहीं मिल सकती। मैं सही कह रहा हूँ ना सुदेश? आहान की बात सुनकर सुदेश ने अपने दोनों हाथों से ताली बजाते हुए कहा, बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट, सच में हान रायज़ादा की आंखों से कुछ नहीं छिप सकता। फिर उसने काउच से खड़े होकर सबको बताते हुए कहा, इस दवाई को बनाने के लिए एक बहुत ही खास और रेयर पौधे की जड़ का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इसका एंटीडोट बनाने के लिए भी उस पौधे की जड़ का होना इम्पोर्टेंट है। ये जड़ इतनी आसानी से कहीं नहीं मिलने वाली और ये एक जहरीले पौधे की जड़ है, इसलिए अगर दवा बनाने में थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई तो पप्पा जी की जान को भी खतरा हो सकता है। तो अब आप ही बताइए, क्या आप लोग पप्पा जी पर कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं? सुदेश किसी भी तरह उस दवा का एंटीडोट बनाने को तैयार नहीं था। तभी मयूरी बोली, छोटे दादू ने कहा था कि उनकी तबीयत खराब होने के बाद उनके ट्रीटमेंट के लिए बहुत से डॉक्टर को बुलाया गया था, तो क्या उनमें से किसी भी डॉक्टर की इस बारे में पता नहीं लगा कि पप्पा जी को जहर दिया जा रहा है? उसकी बात सुनकर सुदेश बोला, वो कोई नॉर्मल जहर नहीं है, ये जहर अगर पेशेंट की बॉडी में चला जाता है तो इसका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इतने सारे डॉक्टर्स भी इस बात का पता नहीं लगा पाए। तो क्या सच में अब कोई रास्ता नहीं बचा? कहते हुए मयूरी की आंखें आंसुओं से लाल हो गई थी। उसने इतनी मुश्किलों के बाद पप्पा जी का पता लगाया था ताकि वह उन्हें नरेंद्र से बचा सके, पर पप्पा जी मिले भी तो ऐसी हालत में कि उन्हें ठीक करने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा। मयूरी को परेशान देख सुजल ने सुदेश का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए लिविंग रूम से बाहर ले गई। बाहर जाकर वो सुदेश की आंखों में देखते हुए बोली, मुझे सिर्फ सच सुनना है, तुम्हारे पास इसका कोई सॉल्यूशन है या नहीं? सुदेश ने स्माइल करते हुए कहा, मैं तुम्हें सच सच बताऊंगा, पर तुम्हें मुझे एक किस करनी होगी। सुजल ने उसे घूर कर देखा तो सुदेश ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है कि उसके लिए उस स्पेशल पौधे की जड़ का होना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने काम में चाहे कितना एक्सपर्ट हूँ, पर जब तक मेरे पास उस दवा का एंटीडोट बनाने के लिए पूरा सामान ही नहीं होगा, तब तक मैं वो एंटीडोट कैसे बनाऊंगा? सुजल ने बहुत ही स्ट्रिक्ट शब्दों में कहा, मैं मानती हूँ कि उस पौधे की जड़ को ढूंढना बहुत मुश्किल है, पर मुझे ये भी पता है कि तुमने वो पौधा अपने आइलैंड वाले गार्डन में ज़रूर उठाया होगा। भले ही ये बात तुम सबसे छुपा सकते हो, पर मुझसे नहीं। इस पर सुदेश ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। तभी सुजल ने एक सेकंड के लिए अपनी आंखें चढ़ाकर उसकी ओर देखा और फिर अगले ही सेकंड उसके होठों पर किस कर दिया। ये देख सुदेश हैरान रह गया, पर जैसे ही वो उसे फिर से किस करने के लिए उसके करीब जाने लगा, सुजल 2 कदम पीछे हट गई और बोली, तुमने मुझे जो कहा मैंने वो कर दिया, अब तो एटलीस्ट मुझे सच बता दो, क्या तुम्हारे पास उसका कोई सॉल्यूशन है?
ये सुन सुदेश ने उसे कसकर गले लगा लिया। सुजल ने उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश की पर छुड़ा ना सकी। फिर उसने खुद को शांत करते हुए कहा, तुम जानते हो कि हमारी फैमिली पिछले कई सालों से त्रिपाठी फैमिली को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। इतने सालों से त्रिपाठी फैमिली हमारी फैमिली पर ही सबसे ज़्यादा यकीन करती आई है। और सच कहूँ तो पप्पा जी एक बहुत ही नेक इंसान है, इसलिए उनकी ज़िंदगी इस तरह ख़त्म नहीं होनी चाहिए। मैं भी एक नर्स हूँ, पर मुझे दवाइयाँ बनाना नहीं आता। अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हारे इस एहसान को हमेशा याद रखूँगी और तुम जो कहोगे वो। पर इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाती, सुदेश ने अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया और फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बोलने से पहले एक बार अच्छी तरह सोच लो। मैं कोई जेंटलमैन नहीं हूँ और तुम जानती हो कि मैं क्या चाहता हूँ। अगर तुमने एक बार मुझे प्रॉमिस कर दिया तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊँगा। सुजल बोली, पर अभी नहीं। अभी त्रिपाठी फैमिली नरेंद्र के चुंगल से आज़ाद नहीं हुई है और मयूरी की जान भी खतरे में है। पप्पा जी की जान भी खतरे में है। सुजल मयूरी के साथ बचपन से थी, वो उसे ऐसे कैसे छोड़कर जा सकती थी। सुदेश भी उसके मन की बात समझ पा रहा था। तभी वो बोला, मैं एक बार वो एंटीडोट बनाने की कोशिश कर सकता हूँ, पर मैं श्योर नहीं हूँ कि ये सक्सेसफुल रहेगा या नहीं। उसने आगे कहा, मुझे लगता है नरेंद्र को ये दवाई डॉक्टर एसके से मिली होगी। मैं उस दवाई में डाली हुई सभी चीज़ों का पता लगा सकता हूँ और उसका एंटीडोट बनाने की कोशिश भी कर सकता हूँ। सुदेश डॉक्टर एसके का ही वंशज था। उसने जो कुछ भी सीखा था उन्हीं से सीखा था। वो लोग इस वक्त डॉक्टर एसके से कोई हेल्प नहीं ले सकते थे क्योंकि सुदेश को नहीं पता था कि वो कहाँ है। और दूसरा उनका एक रूल भी था कि वो जब भी किसी की जान बचाते थे तो बदले में दूसरे इंसान की जान ले भी लेते थे। और ये बात बिल्कुल सच थी। तभी सुदेश बोला, अगर मैं ये एंटीडोट बनाने में सक्सेसफुल नहीं रहा तो क्या इसका ब्लेम तुम मुझ पर डालोगी? सुजल ने ना में सिर हिला दिया। पर फिर जब सुदेश ने उसे अपने आइलैंड चलकर वहाँ से वो जड़ी बूटी लाने को कहा तो उसने कहा, मुझे इस बारे में पहले मयूरी से बात करनी होगी और उसकी सेफ्टी के लिए कुछ ऐसे अरेंजमेंट करने होंगे कि उसकी जान को कोई खतरा ना हो। उसके बाद मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। सुदेश ने उसके होठों पर किस करते हुए कहा, अब तुम अपने वादे से पीछे नहीं हट सकती। उसके बाद वो दोनों वापस लिविंग रूम में आ गए। वहाँ सुदेश ने सुजल को चुप रहने को कहकर मयूरी के सामने जाकर कहा, अगर मैं तुम्हारे पप्पा जी को ठीक कर दूं तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? उसकी बात सुन मयूरी खुश हो गई। फिर उसने एक नज़र सुजल की तरफ देखा और सुदेश की तरफ स्माइल करते हुए बोली, मैं समझ गई किंग ऑफ मेडिसिन क्या चाहता है। अगर किसी दिन सुजल तुम्हारे साथ इस रिश्ते को आगे निभाना चाहे तो मैं ज़रूर तुम्हें रिपोर्ट करूँगी। और अगर किसी सिचुएशन में मैं तुम्हें सपोर्ट ना भी करूँ तो एटलीस्ट तुम्हारे अगेंस्ट तो कभी नहीं जाऊँगी। ओके? सुदेश बोला, अगर कैलकुलेट किया जाए तो मैंने पहले विक्रांत की जान बचाई और अब बप्पा जी की जान बचाने वाला हूँ। इस तरह मैं तुम लोगों की 2 बार हेल्प करूँगा, पर बदले में मुझे सिर्फ ये अजीब सा प्रॉमिस। फिर उसने अपनी आँख चढ़ाते हुए कहा, मुझ जैसे नेक दिल इंसान के हाथों क्या तुम सुजल को लाइफ टाइम के लिए नहीं सौंप सकती? उसकी बात सुन मयूरी वो दिन याद करने लगी जब उसने सुजल को अपनी शिप पर कैद करके रखा हुआ था। पर अब वो काफ़ी बदल चुका था और सुजल को पसंद करने लगा था और साथ ही उसका बहुत ध्यान भी रखता था। सुजल भले ही मयूरी की सीक्रेट गार्ड थी, पर उसके लिए तो वो उसकी फैमिली ही थी। अगर सुजल हमेशा उसके साथ रहती तो वो बहुत खुश रहती, पर अगर वो सुदेश के साथ रहना चाहती थी तो भी मयूरी उसकी खुशी में खुश थी। वो कभी भी सुजल की खुशियों के बीच में नहीं आ सकती थी। सुदेश की बात सुन मयूरी अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोली, अच्छा ठीक है, अगर सुजल खुद तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी बात सुन सुदेश खुश हो गया और बोला, अब तो हम लोग एक ही परिवार हैं, इसलिए तुम्हारे पप्पा जी की जान बचाना तो मेरा फर्ज बन गया है। मैं सुजल को अपने साथ अपने आइलैंड पर ले जाऊंगा और उसके बाद हम वहाँ से जल्द ही पप्पा जी के लिए वो एंटीडोट बनाकर ले आएंगे। मयूरी तुरंत उसे रोकते हुए बोली, 1 सेकेंड, तुम सुजल को अपने साथ ले जा सकते हो, पर तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करोगे और उसे बिल्कुल परेशान नहीं करोगे। सुदेश तुरंत बोला, ज़बरदस्ती? और वो भी मैं? इस वक्त मैं सुजल के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, बल्कि वो मेरे साथ कर रही है। हाँ, मैं थोड़ा परेशान तो हो गया हूँ, पर उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मयूरी फिर बोली, एक बात और, सुजल बचपन से ही मेरे साथ रही है और मेरे साथ ही बड़ी हुई है। उसे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है। अगर कभी उसे कोई बात समझ ना आए तो तुम उसे क्लियरली बता देना, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसे कभी झूठ मत बोलना, वरना वो तुमसे बहुत नाराज़ हो जाएगी। पर इससे पहले कि वो सुदेश को कुछ और कह पाती, पीछे खड़ा इंसान आहान तुरंत आगे आया और उसके मुंह को अपने हाथों से बंद करते हुए बोला, मयूरी अब बस भी करो, मैं कब से देख रहा हूँ, तुम बस बोले ही जा रही हो। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम कोई 60 साल की औरत हो।
जो अपनी बेटी को विदा कर रही है। उसकी बात सुन मयूरी अपने मन में बोली, खड़ूस मुझे ठीक से बोलने तक नहीं देता। एक तो सुदेश मेरी सुजल को मुझसे दूर ले जा रहा है और इन्हें अभी भी उस बेचारी सुजल से जलन हो रही है। नहीं मतलब हद है। तभी सुजल उसके पास आकर बोली, मयूरी मैं बस जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। फिर वो हान की तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर हान, जब तक मैं सुदेश के साथ वो एंटीडोट बनाकर ना ले आऊं तब तक आप प्लीज़ हर वक्त मयूरी के साथ ही रहिएगा। वो एंटीडोट बनाने में कुछ वक्त लग जाएगा और नरेंद्र भी अब सब कुछ जान चुका है, इसलिए अब वो मयूरी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरूर करेगा। वो बोल ही रही थी कि तभी आहान और सुदेश उसे घूर कर देखने लगे। आहान अपने मन में सोचने लगा, मयूरी का हस्बैंड अब मैं हूँ, इसलिए तुम्हें उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी मयूरी का ध्यान रखूँगा। उसे मन ही मन सुजल से भी जेलसी हो रही थी, क्योंकि वो मयूरी के बारे में इतना कुछ बोल रही थी और उसका ध्यान रख रही थी। पर सुजल तो अभी भी मयूरी के लिए ही कहे जा रही थी। पर अब सुदेश से ये बात और बर्दाश्त नहीं हुई। आखिर वो उसे छोड़कर मयूरी पर कैसे इतना ध्यान दे सकती थी। इसलिए वो उसे खींच कर वहाँ से बाहर ले जाने लगा। फिर जब वो दोनों उस बंगले से बाहर आ गए तब सुजल सुदेश की तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम देख सकते थे ना कि मैं मिस्टर हान को मयूरी का ध्यान रखने को कह रही थी। अगर वो मयूरी के साथ होंगे तो नरेंद्र मयूरी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। उसे फिर ये मयूरी के बारे में इस बात करते देख सुदेश उसे घूर कर देखने लगा। ये देख सुजल बोली, क्या तुम्हें अब एक लड़की से भी जलन होने लग गई? सुदेश बोला, सुजल तुम मयूरी का तो इतना अच्छे से ध्यान रखती हो, फिर मेरा क्यों नहीं? इस पर सुजल बोली, मयूरी बचपन से ही मेरा बिल्कुल अपनी बहन की तरह ध्यान रखती है। पप्पा जी भी यही कहते थे कि वो एक लीडर है और उसके डिसीजन लेने की समझ, उसका टैलेंट। तभी सुदेश ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, सुजल लेट हो रहा है और हम जितना जल्दी यहाँ से जाएंगे उतना जल्दी पप्पा जी के लिए वो एंटीडोट बना पाएंगे। उसके बाद सुजल ने कुछ नहीं कहा और वो लोग वहाँ से चले गए। वहीं नरेंद्र के लिए भी अब मयूरी को नुकसान पहुँचाना ईजी नहीं था, क्योंकि अगर वो ऐसा कोई भी कदम उठाता तो सबका शक सीधा उसी पर जाता। डीएनए टेस्ट के रिजल्ट्स भी अगले दिन आने वाले थे। उस वक्त त्रिपाठी फैमिली में नरेंद्र का असिस्टेंट वहाँ भागते हुए आया। उसे ऐसे देख नरेंद्र बोला, क्या हुआ? क्या तुमने मयूरी के ब्लड सैंपल बदल दिए? असिस्टेंट ने डरते हुए कहा, पप्पा जी के छोटे भाई ने कहा बहुत ही टाइट सिक्योरिटी लगाई गई है। हमने वहाँ जिन लोगों को भेजा उन्हें वहाँ एक नहीं बल्कि 3 दिन ब्लड सैंपल मिले। उन्हें टेस्ट के लिए भी अलग अलग लेबोरेटरी में भेजा गया है। हर जगह से सैंपल चेंज करना बहुत मुश्किल है और अब तक तो टेस्ट की रिपोर्ट्स भी आ चुकी होगी। ये सुन नरेंद्र ने टेबल पर रखा सारा सामान गुस्से से नीचे गिरा दिया और फिर चिल्लाते हुए बोला, तुम लोग सब के सब निकम्मे हो, किसी काम के नहीं। तुम लोग उस बुढ़े को चकमा देकर एक ब्लड सैंपल तक नहीं बदल सकते। असिस्टेंट ने घबराते हुए कहा, सर भले ही चाचा जी बूढ़े हों, पर वो हमेशा से ही पप्पा जी के साथ रहे हैं और उनका माइंड भी बिल्कुल पप्पा जी जैसा ही तेज है। वो ऑलरेडी जान चुके हैं कि मयूरी ही असली राजकुमारी है, इसलिए कल वो हमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करने वाले। अब आप ही बताएं हम क्या करें? क्या नरेंद्र फिर से कोई चाल चलकर मयूरी के ब्लड सैंपल या फिर उसकी रिपोर्ट्स को चेंज करवा पाएगा? 4 साल पहले उसने बहुत मुश्किल से अपने बड़े भाई सुमित और उसकी वाइफ को मारा था और आज वो इतने वक्त तक उसकी नकल करते करते खुद ही परेशान हो चुका था। अगर अब उसे वो पुश्तैनी मोहर मिल जाती तो उसे त्रिपाठी फैमिली का हेड बनने से कोई नहीं रोक पाता। पर अब मयूरी ने वापस एंट्री मारकर उसकी अब तक की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया था। नरेंद्र खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करने लगा और इधर उधर देखने लगा। फिर अचानक उसे कुछ याद आया तो वो बोला, अगर डीएनए रिपोर्ट से ये साबित हो भी जाता है कि मयूरी ही असली राजकुमारी है, तब भी उससे ये तो साबित नहीं हो सकता कि मैं ही सुमित नहीं हूँ, क्योंकि ये साबित करने के लिए तो असली सुमित का ब्लड सैंपल लाना होगा। और अगर मैं त्रिपाठी फैमिली के सभी लोगों के सामने सुमित साबित हो गया तो बड़ा होने के नाते और राजकुमारी का बाप होने के नाते त्रिपाठी फैमिली का हेड बनने का पहला हक मेरा ही होगा। इतने दिनों की मेहनत के बाद आखिर इतनी आसानी से नरेंद्र कैसे हार मार सकता था? फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा, संकेत कहाँ है? वो अब तक आया क्यों नहीं? तभी वहाँ काम कर रहे सर्वेंट ने उसके पास आकर कहा, संकेत सर तो पप्पा जी के साथ ही छोटे दादा के बंगले पर चले गए थे। उन्होंने यहाँ से जाते हुए मुझसे कहा था कि मैं आपको बता दूं कि उनके होते हुए आपको पप्पा जी की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो पप्पा जी का पूरा ध्यान रखेंगे। उसकी बात सुनकर नरेंद्र ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन छोटे दादा ने त्रिपाठी फैमिली के सभी बूढ़े बूढ़ों को फिर से त्रिपाठी मैंसन में बुलाया लिया। आहान और मयूरी भी यहाँ पहले ही आ चुके थे। वहीं छोटे दादा के हाथ में इस वक्त डीएनए की टेस्ट रिपोर्ट थी, जिससे क्लियरली पता लग रहा था कि मयूरी ही त्रिपाठी फैमिली की राजकुमारी है। अब किसी के पास भी मयूरी पर शक करने का कोई कारण नहीं था। सब लोग ये बात जान चुके थे कि मयूरी ही त्रिपाठी फैमिली की राजकुमारी थी, जिसे पप्पा जी ने
खुद अपने हाथों से खानदान का होने वाला हेड चुना था। 4 साल पहले उसके अचानक कहीं गायब हो जाने की वजह से सभी ने उसे मरा हुआ समझ लिया था और उसी के साथ वह मोहर भी गायब हो गई थी। पर अब मयूरी की वापसी से ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ बदलने वाला हो। तभी छोटे दादा ने कहा, पप्पा जी की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि अब त्रिपाठी फैमिली की राजकुमारी वापस लौट चुकी है तो मुझे लगता है कि हमें अब त्रिपाठी फैमिली की बागडोर राजकुमारी के हाथों में दे देनी। पर वो अपनी बात पूरी कर पाते उससे पहले ही त्रिपाठी फैमिली के एक और बुजुर्ग आगे आए और बोले, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि राजकुमारी वापस आ चुकी है, पर त्रिपाठी फैमिली से 4 साल तक दूर रहने की वजह से उन्हें यहाँ के हालातों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इन 4 सालों में यहाँ के हालात काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में राजकुमारी ये सब कैसे संभालेंगी। उनकी बात सुन बाकी सब भी उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगे और अपनी अपनी राय देने लगे। हाँ, भले ही राजकुमारी वापस आ गई हैं, पर यहाँ के हालात जाने बिना वो ये सब कैसे संभालेंगी। मैंने तो सुना है कि राजकुमारी की शादी भी हो चुकी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी राजकुमारी अब रायजादा फैमिली की मालकिन बन चुकी हैं। तो क्या अब त्रिपाठी फैमिली को भी अपना सरनेम बदलकर रायजादा रखना पड़ेगा। तुम अपनी बेकार की बातें बंद करो। आखिर त्रिपाठी फैमिली अपना सरनेम क्यों चेंज करेगी। अगर राजकुमारी ने शादी कर भी ली है तो उनके हस्बैंड आहन रायजादा को अपना सरनेम चेंज करके उन्हें त्रिपाठी फैमिली का हिस्सा बनना होगा। पलक झपकते ही लिविंग रूम में इकट्ठे हुए लोग 2 अलग अलग टीमों में बढ़ चुके थे। उन्हें एक दूसरे से झगड़ना शुरू कर दिया था। एक टीम के लोग मंजूरी को हेड बनाने के फेवर में थे, जो पप्पा जी की ऐसी हालत को देखकर जल्द से जल्द त्रिपाठी फैमिली और उसके खानदानी बिजनेस को मंजूरी के हाथों में रख देना चाहते थे। तो वहीं दूसरी टीम के लोग नरेंद्र के फेवर में थे। इस वक्त पक्के सबूत न होने की वजह से सभी लोग नरेंद्र को ही सुमित समझ रहे थे, और उनमें से कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो सच में नरेंद्र को ही हेड बनाना चाहते थे। तभी मंजूरी ने अपने सामने खड़े नरेंद्र की तरफ देखा, जो बढ़िया सा सूट पहने बड़ी ही शान के साथ वहां खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर इस वक्त एक अलग ही स्माइल थी। इससे साफ पता लग रहा था कि वो ये बात पहले ही जानता था कि डीएनए टेस्ट का रिजल्ट क्या आने वाला था, इसलिए वो आज यहाँ पूरी तैयारी के साथ आया था। वहाँ इतना शोर होते देखकर छोटे दादा ने अपनी कड़क आवाज में कहा, बस बहुत हो गया, सब शांत हो जाइए। इस तरह आप सबको आपस में झगड़ने से क्या मिलेगा। भले ही छोटे दादा को मंजूरी पर यकीन था, पर वो त्रिपाठी फैमिली में कोई भी डिसीजन अकेले नहीं ले सकते थे, क्योंकि नरेंद्र ही इतने सालों से सब संभाल रहा था, तो उसे ऐसे ही नहीं हटाया जा सकता था। तभी छोटे दादा आगे आए और अपने सामने खड़ी मयूरी और नरेंद्र की तरफ देखते हुए बोले, तुम दोनों को भी जो कुछ कहना है कह सकते हो। क्योंकि वो सबके सामने सुमित बनने की एक्टिंग कर रहा था, इसलिए वो अपनी ही बेटी के खिलाफ नहीं जा सकता था, इसलिए वो कुछ नहीं बोला और मयूरी की तरफ देखने लगा। वो चाहता था कि वो इसी बारे में पहले बोले। अगर मयूरी त्रिपाठी फैमिली की हेड बनने की जल्दी में होती तो वो इस बात को तुरंत उसके अगेंस्ट यूज कर सकता था। ऐसा करके वो सबके सामने ये दिखा सकता था कि वो शादी के बाद बाहर के लोगों को साथ लेकर त्रिपाठी फैमिली पर कब्जा करना चाहती है। वो अब भी जानबूझकर बस मयूरी की तरफ ही देख रहा था, जैसे सच में उसका पिता हो, पर मयूरी की आंखों में उसके लिए नफरत के सिवाय और कुछ नहीं था। कुछ सेकंड सोचने के बाद मयूरी बोली, छोटे दादू, डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ये बात तो साबित हो ही चुकी है कि मैं ही त्रिपाठी फैमिली की राजकुमारी हूँ। मेरे पास वो पुश्तैनी मोहर भी है, और ये बात सब जानते हैं कि एक बार बप्पा जी ने भी कहा था कि मेरे डैड की जगह वो मुझे मुखिया बनाना चाहते हैं। तो क्या ये बात अभी भी अप्लाई होती है। उसकी बात सुन छोटे दादा ने तुरंत कहा, हाँ बिल्कुल होती है। पर फिर वो आगे कुछ बोलते बोलते रुक गए और मयूरी की तरफ देखने लगे। कुछ देर रुक कर वो बोले, तो क्या बप्पा जी की बीमारी की हालत में तुम खुद त्रिपाठी फैमिली की हेड बनना चाहती हो। उनकी बात सुन हर कोई मयूरी को अजीब तरह से देखने लगा। जैसे ही मयूरी ने अपने आसपास के लोगों का रिएक्शन देखा, वो बिल्कुल शांत होकर बोली, छोटे दादू आप टेंशन मत लीजिए, बप्पा जी अभी जिंदा हैं। हाँ, वो अभी बीमार जरूर हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि वो जल्द ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ऐसे में मैं उनकी जगह लेने के बारे में कभी सोच भी कैसे सकती हूँ। छोटे दादा भी उसकी बात सुनकर खुश हो गए और बोले, तो फिर अगर तुम त्रिपाठी फैमिली की हेड नहीं बनना चाहती हो तो तुमसे उस पुश्तैनी मोहर और बप्पा जी की कही बात का जिक्र यहाँ क्यों किया। तब मयूरी बोली, बप्पा जी खुद मुझे इस फैमिली का हेड बनाना चाहते थे और आगे बढ़ते हुए देखना चाहते थे, तो अब मैं उन्हें निराश कैसे कर सकती हूँ। बप्पा जी अभी बहुत बीमार हैं और मैं उनकी जगह नहीं ले सकती, पर मुझे पूरा यकीन है कि बप्पा जी मुझे त्रिपाठी कॉरपोरेशन में काम करते हुए और उसे मैनेज करते हुए देखकर जरूर खुश होंगे। उसकी बात सुन छोटे दादा नरेंद्र की तरफ देखते हुए बोले, तुम कह तो सही रही हो, और अगर तुम त्रिपाठी कॉरपोरेशन में काम करने आती हो तो इससे तुम्हारे डैड को भी काफ़ी हेल्प मिलेगी, लेकिन फिलहाल के लिए त्रिपाठी फैमिली का हेड। कहते कहते छोटे दादा रुक गए।
उनके साथ साथ इस वक्त बाकी लोग भी कंफ्यूज थे। उनमें से किसी ने नहीं सोचा था कि कभी ऐसा भी दिन आएगा कि आप बाप और बेटी में से उन्हें किसी एक को चुनना पड़ेगा। वैसे ये बात सभी जानते थे कि सुमित अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि जब पप्पा जी ने उन्हें उनकी जगह उसकी बेटी को हेड बनाने का डिसीजन लिया था तब भी उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं था, बल्कि वो तो बहुत प्यार से सब कुछ सिखाते थे उसे। नरेंद्र ये बात अच्छे से जानता था कि अगर अब उसने मयूरी के अगेंस्ट कुछ भी कहा तो सबको उस पर शक हो जाएगा, इसलिए आज वो सबके सामने बिल्कुल चुप खड़ा था और ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि उसे हेड बनने की कोई इच्छा नहीं है। पर वो मन ही मन ये चाहता था कि वो सब लोग खुद इस बात पर ऐतराज़ करें कि मयूरी एक तो 4 साल तक बाहर रही, दूसरा अब वो राजादा फैमिली का हिस्सा थी। तभी मयूरी बोली, छोटे दादू कोई बात नहीं, अगर मुझे अभी त्रिपाठी फैमिली का हेड नहीं बनाया जा सकता है तो, पर मैं त्रिपाठी फैमिली की राजकुमारी होने के नाते त्रिपाठी कॉरपोरेशन में तो काम कर ही सकती हूँ। मुझे नहीं लगता कि इससे किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी। मंजूरी और रहान इस बारे में पहले ही बात कर चुके थे। वो जानते थे कि नरेंद्र बाकी लोगों के साथ मिलकर मयूरी को त्रिपाठी फैमिली का हेड बनाने से रोकने की कोशिश जरूर करेगा। मयूरी ये भी जान चुकी थी कि त्रिपाठी फैमिली के काफ़ी लोग नरेंद्र के फेवर में हैं। अगर वो इस वक्त अपना गुस्सा दिखाती या हेड बनने की जिद करती तो त्रिपाठी फैमिली के बाकी लोग भी उसके अगेंस्ट हो जाते, जिसका सीधा फायदा नरेंद्र को होता। इसलिए उसने हेड बनने की जगह त्रिपाठी कॉरपोरेशन में वापसी करना ज़्यादा सही समझा। उसका मानना था कि जब वो कंपनी में काम करके अच्छे रिजल्ट लाएगी तो सभी लोग अपने आप उस पर यकीन करने लगेंगे और उसे सपोर्ट भी करेंगे। पर वो ये बात भी तय कर चुकी थी कि जब तक वो जिंदा है तब तक वो नरेंद्र को यहाँ का हेड नहीं बनने देगी, और जब मयूरी को अपनी सही जगह मिल जाएगी तब जाकर वो नरेंद्र से अपना बदला लेगी। उसकी बात सुन छोटे दादा वहाँ खड़े सभी लोगों की तरफ देखते हुए बोले, 4 साल पहले राजकुमारी त्रिपाठी कंपनी में का काम करती थी और बहुत ही अच्छे से सब कुछ मैनेज भी करती थी, इसलिए मुझे यकीन है कि आप में से किसी को भी उनके दोबारा कंपनी में काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ लोग नरेंद्र के फेवर में अभी भी बोलना चाहते थे, पर छोटे दादा ने उन्हें इग्नोर कर दिया। फिर वो मयूरी की तरफ देखते हुए बोले, अब जब इस बात से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो राजकुमारी आप कल से कंपनी का काम संभाल सकती हैं। तभी वहाँ खड़े लोगों में से किसी की आवाज़ आई, लेकिन कंपनी के सीईओ तो मिस्टर सुमित त्रिपाठी हैं और संकेत उनके असिस्टेंट हैं, तो फिर कंपनी में राजकुमारी की पोजीशन क्या होगी। उसकी बात सुन छोटे दादा ने स्माइल करते हुए कहा, तो इसका डिसीजन लेना कौन सी बड़ी बात है। बप्पा जी ने खुद राजकुमारी को कंपनी के काम में ट्रेन किया था और वो कंपनी के सभी डिपार्टमेंट से अच्छी तरह से वाकिफ भी हैं। वो जिस भी डिपार्टमेंट में चाहें काम कर सकती हैं। बाकी इस बारे में आखिरी फैसला इन बाप बेटी को ही करने देते हैं। नरेंद्र मयूरी को तो कंपनी में आने ही नहीं देना चाहता था और ना ही उसे कंपनी से रिलेटेड कोई पावर देना चाहता था। पर अगर वो अब ऐसा कुछ करता तो सब उस पर शक कर सकते थे। हालांकि नरेंद्र ने कंपनी में ज़्यादातर सभी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर अपने लोगों को बिठा रखा था, इसलिए उसे लगता था कि मयूरी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। उसने सोचा कि त्रिपाठी फैमिली के लोगों को दिखाने के लिए उसे मयूरी को कंपनी का एमडी बना देना चाहिए, पर उसने अपने मन में ये सोच लिया था कि जब तक वो कंपनी के काम को समझ पाएगी तब तक वो कोई न कोई चाल चल कर उसे सबके सामने गलत साबित कर देगा और फिर त्रिपाठी फैमिली में कोई भी उसे हेड नहीं बनाना चाहेगा। यही सोचकर नरेंद्र ने सब की तरफ देखा और स्माइल करते हुए बोला, परी त्रिपाठी फैमिली की राजकुमारी हैं, इसलिए उसे इस कंपनी में कोई छोटी मोटी पोजीशन नहीं दी जा सकती। तो कैसा रहेगा अगर उसे कंपनी का एमडी बना दिया जाए। उसके चेहरे पर इस वक्त मयूरी के लिए ज़रा सी भी नफरत नज़र नहीं आ रही थी। वो इस वक्त मयूरी को बिल्कुल वैसे ही ट्रीट कर रहा था जैसे असली सुमित त्रिपाठी अपनी बेटी परी को करता। फिर वो धीरे से आगे बढ़कर उसके पास गया और उसके कंधों को थपथपाते हुए बोला, परी बेटा, डैड तुम्हें आज भी उतना ही प्यार करते हैं, फिर भले ही तुम्हारे मन में मेरे लिए कितनी भी गलत फहमी क्यों ना हो। अब क्योंकि तुम कंपनी में एक बहुत बड़ी पोजीशन पर हो, इसलिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी और बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाने होंगे ताकि तुम्हारे डैड बिना किसी टेंशन के त्रिपाठी कॉरपोरेशन तुम्हारे हाथों में सौंप सके। पर अगले ही पल मयूरी ने उसका हाथ अपने कंधे से हटा दिया और फिर उसके नज़दीक जाकर बहुत ही धीरे से स्माइल करते हुए बोली, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं बहुत मेहनत करूँगी और मेरे डैड की वो हर एक चीज़ जिस पर तुमने कब्जा किया है मैं तुमसे वापस छीन लूँगी और जल्दी ही मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने ला कर रहूँगी और कानून से तुम्हें सज़ा दिलवा कर रहूँगी।